लोग दिखाई दे रहे होंगे। सो ये जो एक कन्वर्सेशन चल रहा है हम लोगों का फैकल्टी लोगों का आपस में, और इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सो सुशील सर को मैंने फेसबुक के कमेंट से ही इनवाइट कर लिया, और सर ने मना भी नहीं किया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सर आज मेरे साथ हैं। और पहले हम इस सेशन कल करने वाले थे, फिर हमने कहा सर एक दिन पहले करते हैं, तो सर उसके लिए भी रेडी हो गया। अभी इनकी क्लास खत्म हुई है और ये यहाँ पर है। सो सुशील सर को काफी लोग जानते हैं, स्पेशली हिसार हरियाणा जोन में काफी पॉपुलर हैं। जो लोग नहीं जानते, मैं थोड़ा परिचय देता हूँ कि सुशील सर मैथ्स के टीचर हैं, और अभी ऑनलाइन में टेक्स्ट बुक से एसोसिएटेड हैं, और ऑफलाइन इनका सेंटर है श्री राम क्लासेस के नाम से ना सर, हिसार में, यस सर। यस राइट। सर। यस सर। और सर पहले भी खुद एस्पिरेंट थे, गांधी विहार की कोई स्टोरी वो पूछेंगे हम, मुझे पता चला है। सो गांधी विहार में रह के सर ने प्रिपरेशन करी है, और सर एक्साइज इंस्पेक्टर थे, और वहां से ये सफर कैसे टीचिंग में कन्वर्ट हुआ, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सुशील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। और आपने कहा कि आपने कमेंट्स में मुझे इनवाइट करके वहीं पे हाँ भरवा लिया। इवन मैं अगर सर मेरा इंटरनली मतलब मैं बताऊं तो आपने जैसे अभिनय शर्मा सर के साथ ये जर्नी स्टार्ट की, और उसके बाद हम्म, मोहित गोयल सर आए, उसके बाद काजल मैम भी आने वाली हैं, इनका पोस्टपोन हो गया, हम्म। और भी बहुत बड़े बड़े फैकल्टीज। सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग और आई वाज नॉट होपिंग कि आई विल बी समडे एट द अदर साइड ऑफ द टेबल। तो सर मुझे आप उम्मीद। बहुत पॉपुलर हैं, ऐसा नहीं है। आपने स्पीक अप कैंपेन में भी बहुत ज्यादा लोगों को मोटिवेट किया है। सो इस शो में सर मैं सबसे बात करना चाहता हूँ। मतलब यस सर। यहाँ सर कोई आप। ग्रेडिंग नहीं है, कोई वो नहीं है। मैं सबसे जितने लोगों से मैं बात कर सकता हूँ, मैं बात करके सबकी जर्नी जानना चाहता हूँ, और थोड़ा इससे बच्चों को भी जो एक दूसरा साइड है टीचर्स का, वो भी देखने को मिलता है। तो उसका भी एक अपना बिल्कुल। मजा है। यस हम लोग एग्जैक्टली। अक्सर बच्चों के सामने बोलते रहते हैं, एक कन्वर्सेशन मोड में नहीं होते हैं कभी। तो इसके थ्रू कोशिश है कि सबके बीच में हम लोग अपनी बात लेकर जाएं। सो बिल्कुल। सुशील सर, एक चीज जो मैं सवाल पूछना शुरू करता हूँ आपसे। बिल्कुल सर। आपकी जो एक एस्पिरेंट वाली जर्नी रही, वो कैसी रही? मतलब कैसे आप सीजीएल की तैयारी में आए, और फिर एक्साइज इंस्पेक्टर की आपको पोस्ट मिली, जो कि बहुत लोगों के लिए ड्रीम पोस्ट है। सर। और कब आपने डिसाइड किया कि आपको टीचर बनना है? वैसे मैंने पैटर्न देखा है कि अक्सर मैथ्स टीचर जो है एक्साइज इंस्पेक्टर है। ठीक यस है। यस। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हाँ, ये इसके पीछे एक बिल्कुल वैलिड रीजन है, और वो मैं आपको रीजन आज बता दूंगा। तो आज मैं आपकी ये जो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये भी क्लियर कर दूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा। काफी सारे मैथ्स टीचर हैं इस फील्ड में, जिनको बहुत सारे को तो मैं जानता हूँ, और वो मेनली एक्साइज इंस्पेक्टर ही हैं सारे। ठीक है, उसके पीछे हाँ बिल्कुल। रीजन, उसके पीछे रीजन है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा सर आपको। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा सर, जैसे आपके साथ बहुत स्टूडेंट्स जुड़े हैं सर, और कुछ थोड़े बहुत हमारे साथ भी हम्म। जुड़े हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम क्लास में पढ़ाते हैं मैथ्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। उनके बीच में ये जो जिंदगी का जो गुणा घटा है हमारा, जमा घटा जोड़ घटा जो भी है, वो हम नहीं बता पाते हैं बच्चों को। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम बताना नहीं चाहते हैं, हम वहां पे पर्सनल नहीं होना चाहते हैं। हम्म। हम एक वो प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करके रखना चाहते हैं कि भैया जहां तक है वहीं तक रहे, फिर बच्चा कल को ज्यादा सिर पे चढ़ जाएगा या वो आएगा ही नहीं फिर काबू में। तो हम एक वो मेंटेन करके रखते बिल्कुल। हैं। तो आपका एक ये प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा है कि भैया मुझे चार बातें बोलनी है, मैं यहाँ रेमो सर के प्लेटफॉर्म पे बोल के चला जाऊंगा, बच्चा यहाँ पे देखता रहेगा, है ना, अच्छा रहेगा ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नॉन कैजुअल अनप्रोफेशनल काइंड ऑफ एक टॉक है, फ्रेंडली टॉक है एक। तो अगर मैं आपको बताऊं सर, तो मैं बीटेक स्टूडेंट हूं, और 2013 में पास आउट हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से मैंने बीटेक किया। तो बचपन से बस मैथ्स के अंदर ही मैं ठीक था, मैथमेटिक्स मेरा ठीक था। बाकी सब्जेक्ट्स में बोलेंगे साइंस साइड बिल्कुल भी सही नहीं था। फिजिक्स आता था, वो भी इस वजह से क्योंकि उसमें मैथ आता है, यू नो दैट। ठीक है, केमिस्ट्री नहीं आता हम्म। था, बायो नहीं आता था, इंग्लिश भी उतना स्ट्रांग नहीं था। अच्छा, मैं हिसार से हूं, तो जितने भी हरियाणा के हमारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वो इस बात से एग्री करेंगे कि हम जो हिसार, हरियाणा, रोहतक, सिरसा, ये जो बेल्ट है, वे भिवानी हो गया, हम लोग मैथमेटिक्स में पता नहीं क्यों हम ठीक होते हैं, इंग्लिश में बहुत हम डम्ब होते हैं, ये बात सच है। हम लोग इंग्लिश बोलने में हम्म। भी बहुत हमें प्रॉब्लम होती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और ग्रामर के तो हमारे अते पते हैं ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं, इज एम आर कहाँ। उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, ये पहले की, आज तो पता है। ठीक है। सर मैं टोकूंगा, लेकिन सर हिसार के बच्चे टैलेंटेड बहुत हैं।
आज मैंने यस। 2 इंटरव्यू शूट किए हैं और दोनों बच्चे हिसार के हैं और वो शायद सीजीएल के जो भी अभी रिजल्ट आएगा उसमें वो टॉपर्स भी होंगे टियर 2 के। तो बिल्कुल। काफ़ी क्रेज़ है सीजीएल जॉब का ना, मैंने देखा है बहुत हिसार बहुत साइड या आपके साइड में। बहुत बहुत। सर कंटिन्यू करिए अपनी बात प्लीज़। हाँ, यस सर। तो मैंने बीटेक किया सर 2013 में 4 जुलाई को मेरा पेपर हुआ था सर। एग्जैक्टली आई रिमेंबर द डेट। जब आप हुँ, मैंने एक चीज हुँ। और नोट किया सर लाइफ से कि जो सबसे खराब लम्हे होते हैं और जो सबसे अच्छे लम्हे होते हैं उनकी तारीखें याद रह जाती हैं। तो वो 4 हाँ, जुलाई राइट। 4 जुलाई वाला ये कह सकते हैं भाई कॉलेज से पास आउट हुए थे, कॉलेज लाइफ से बाहर निकल के आ गए, रियल वर्ल्ड में आ गए। तो अच्छा भी बुरा भी, रियल वर्ल्ड में आने की खुशी होनी चाहिए थी, उस वर्ल्ड को छोड़ने का गम होना चाहिए था। तो 4 जुलाई को हुँ, मेरा पेपर हुँ। हुआ सर। जुलाई के बाद फिर मैं जैसे गुड़गांव की तरफ मूव किया, मैंने गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, थोड़ा सा अपना दिल्ली या ओखला, जो ये अपने इंडस्ट्रियल एरियाज है। मैं जैसे मेल वगैरह हम लोग करते थे जॉब्स के, हम लोग सीवी भेजते थे ऑनलाइन। तो वहां से कुछ फर्जी, कुछ ओरिजिनल, कुछ रियल कॉल्स आते थे। तो हम लोग वहां चले जाते थे। हमें पता नहीं था तब, तो हमें लगता था कि सब कुछ सही है, मतलब कोई भी मेल आ रहा है वो सही में ही जॉब दे रहा है, जैसे आप जानते हैं कि काइंड ऑफ स्पैम और जो। हुँ, तो उनमें हम घूमते रहते थे। मेरा एक दोस्त होता था और हम दोनों अपना फाइल उठा के, डॉक्यूमेंट्स उठा के, फॉर्मल शूज वूज पहन के, टाई वाई पहन के निकलते थे। सेल्समैन लगते थे हम लोग हुँ, मेट्रो में घूमते हुए। तो ऐसे ही कट रहा था सर। जुलाई के बाद अगस्त कट गया और सितंबर आ गया सर। ठीक है। तो मेरे ना एक मेरे एक बड़े भाई बोलेंगे, मतलब कजिन ब्रदर बोल सकते हैं, वो मुखर्जी नगर में रहते थे। उन्होंने भी बीटेक किया हुआ था। ठीक है। तो उन्होंने मुझसे 1 या 2 साल पहले बीटेक किया हुआ था। तो एक बार क्या हुआ सर कि मैं नोएडा में, नोएडा सेक्टर हुँ। 18 के ऊपर है ना एक कंपनी है। कंपनी तो क्या है, वो एक तरीके का कॉल सेंटर है, एजिस नाम है उसका। ठीक है। मैं यहाँ पे अच्छा। ये बात मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ विद एम्फेसाइज ऑन इट, जोर देते हुए इस बात हुँ, पे हुँ, कि हुँ, वो हुँ, कॉल सेंटर की जॉब थी। एजिस कॉल सेंटर है, एजिस। ठीक है। तो हुआ क्या कि कहीं पे बात बन नहीं पा रही थी, जॉब कहीं मिल नहीं पा रही थी। तो जो मेरा दोस्त था उसने एक मास्टर प्लान मेरे सामने रखा मेट्रो में जाते हुए हुँ, कि भैया ऐसा है, कॉल सेंटर में ना नाइट शिफ्ट करते हैं हम लोग, नाइट में जॉब करेंगे हुँ। और दिन जॉब हाँ, ढूंढेंगे। समझ रहे हो तुम? तो मुझे ना उसका आइडिया बहुत पसंद आया और मैंने कहा कि देखो ऐसा है, 5,000 रुपए का जुगाड़ करो, पीजी मिल जाएगा, घर वालों से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, 2-4 महीने घर वालों से बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है, बढ़िया हुँ, नौकरी ढूंढेंगे फिर जाएंगे घर। तो उसने कहा हाँ, एक नंबर का हुँ, प्लान है, यही प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, चलो। तो ये बात चल रही है सर अगस्त 2013 में। तो हम एजिस, एक हुँ, कॉल सेंटर था उस नोएडा सेक्टर 18 के ऊपर, उसमें हम इंटरव्यू देके आ गए। अब इंटरव्यूअर जो था वो मुझसे कम क्वालिफिकेशन का मुझे लग रहा था। मतलब मुझे फिर भी हुँ, ठीक ठाक बोलना आ रहा था, मेरे अंदर फिर भी ठीक ठाक एटिकेट्स थे कंपैरेटिवली, और मुझे लग रहा था कि उसके अंदर नहीं है। इट वाज अ फैक्ट। ठीक है। हुँ, तो मुझे लगा यार अरे यहाँ तो हो ही जाएगा, मतलब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। हमने उसमें भर दिया प्रेफरेंस में कि भाई हम नाइट शिफ्ट में करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे क्लियरली याद है वो लोग वोडाफोन का जो है पूरा जो डाटा वो हैंडलिंग करते थे, वोडाफोन का उस टाइम पे कर रहे थे। तो हुँ, उन्होंने हुँ, बोला कि हुँ, आपको हुँ, ये वाला डिवीजन मिलेगा ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर हुआ क्या, फिर उसके बाद हम आ गए मुखर्जी नगर, गांधी विहार एफ ब्लॉक में मेरा वो भाई रहता था, करणवीर प्रताप सिंह नाम है उसका। अभी वो हुँ, इनकम टैक्स में है, वडोदरा। तो हम उसके रूम पे आ गए, मैं और मेरा दोस्त दोनों। हम आए, अपना खाना वाना खाया, आराम से रुके। 2 दिन हम वहीं पे रहे। हमने वेट किया कि कॉल सेंटर से हमें कॉल आएगा, फिर हम जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, फिर हम हुँ, पीजी हुँ, भी लेंगे। 2 दिन कोई कॉल नहीं आया सर कॉल सेंटर से। तीसरे दिन बेशरम हो गए, हमने ही कर लिया कि भैया क्या रहा। हुँ, तो उन्होंने सर उधर से जो बोला ना, उसने मेरी लाइफ बदल के रख दी। उन्होंने उन्होंने अच्छा। बोला सर यू आर नॉट सेलेक्टेड, यू आर रिजेक्टेड। तो हुँ, मतलब सर वो कॉल मैंने सुना, गैलरी में गया, मैं वापस आया, बैठा, सभी लोग बैठे हुए थे एंड दे वर प्रिपेयरिंग ऑलरेडी फॉर सीजीएल एंड मैनी वर देयर। ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या हो गया, इतना मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा, मतलब काइंड ऑफ कैसे, क्या बात हो गई। तो मैंने उनमें से ना एक को अपनी जो मन की जो बात है वो आप भी थी, वो मैंने बताई कि आज हम हुँ, एक हुँ, 6,000 रुपए की नौकरी के लिए रिजेक्ट हो गए। तो हुँ, मैंने उसको हुँ, पूरा डिटेल में अपना जो दिल का दर्द है वो मैंने उसके सामने रखा। और मैंने उससे ये कहा कि यार हमने बीटेक किया है भाई, 70% का डिग्री है हमारा, ऐसी बात नहीं है, करंट में हम लेके आए हैं, 4 चीजें हमें आती हैं, ऐसी बात नहीं है, नकल कभी मारी नहीं हमने, है, मेहनत से पास होके आए हैं। आज हुँ, हमें कोई
6,000 की नौकरी नहीं दे रहा, वो भी कॉल सेंटर में, वो भी नाइट शिफ्ट में, सिर्फ कॉल अटेंड करने की नौकरी नहीं दे रहा। मतलब ये इसका मतलब तो कुछ ना कुछ गलती है लाइफ में। तो उन्होंने मुझसे ये कहा, उनका नाम है सर मनोज लांबा, और वो अभी एक्साइज इंस्पेक्टर है हिसार में। उनको दिल्ली मिला था और अभी वो ट्रांसफर होके ओके। हिसार। और हो सकता है उनको तो ये बात याद ना हो, लेकिन मुझे तो याद है, ठीक है। अच्छा। उन्होंने मुझसे ये बोला कि सुशील, गलत कुछ नहीं हुआ, कुछ हेलो। भी, लेकिन सही भी नहीं हुआ कुछ भी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपको ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि दुनिया को अ, आपकी जो काबिलियत है वो दिखाई दे, दुनिया को पता लगे कि आपके अंदर कुछ काबिलियत है। तो वो तो सर एसएससी की तैयारी करते ही थे सभी, तो उन्होंने देखा कि ये बहुत डिप्रेस सा हो रखा है, बहुत परेशान हो रखा है। वो मुझे ना अपने साथ एक क्लास में लेके चले गए, जो क्लास करते थे मैथ्स की, और उसमें सर चैप्टर हो रहा था टाइम एंड वर्क। अच्छा। तो टीचर सामने सर क्वेश्चन करवा रहे थे, ठीक है। तो वो अच्छा सा लग रहा था कि एक आदमी 10 दिन में करता है, एक 15 दिन में करता है, एक 20 दिन में करता है, 10 दिन में। अब मैं तो कोई नोटबुक वगैरह लेके नहीं गया था सर, मुझे मुझे थोड़े कोचिंग करना था। मैं नोटबुक लेके नहीं गया था, मैं आराम से बैठा हूँ मस्त, ठीक है, बढ़िया बिंदास। ये पैरामाउंट की बात है सर, उस टाइम पे पैरामाउंट होता था सिर्फ, मेन एक इंस्टीट्यूट पैरामाउंट ही। तो मैं सर आराम से बिना कॉपी के ना बोर्ड पे देख के और उन क्वेश्चंस के आंसर बता पा रहा था कि भैया ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो अगल बगल के जो 2-3 बच्चे थे, थोड़ा सा हो गया कि अरे मतलब तुमने पढ़ रखा है पहले से, तुम्हें आता है क्या, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा भाई मैंने तो कभी नहीं पढ़ा ना, मुझे पता है ये बातें। लेकिन सर वो ये ना बीटेक हमने किया हुआ था, तो बीटेक में बहुत भारी भयंकर थ्योरम्स, न्यूमेरिकल्स बड़े बड़े बहुत हमने रट्टे लगाए हुए थे। तो वो टाइम एंड वर्क वाली जो चीज है ना, आप भी पढ़ाते हो तो कितना स्वीट लगता है ना, जैसे मतलब जैसे हम, लॉजिकल। हाँ, केक के अंदर हम ऐसे वो चक्कू से मारते तो बड़ा प्यारा सा लगता है, ऐसे क्वेश्चंस होते चलते हैं टाइम एंड वर्क के। तो वो टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन था जो करवा रहे थे टीचर, वो मुझे अच्छा लगा, वो मुझे कंसेप्ट उनका प्यारा लगा, बहुत ही स्वीट लगा वो मुझे। तो मैं वापस आया रूम पे अपने दोस्त इनके साथ, सीनियर्स के साथ, अपने भाइयों के साथ। तो मैंने उनके सामने बोला कि यार अब मेरा मन कर रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ तैयारी ही कर लेता हूँ, नौकरी तो कहीं मिल नहीं रही है, काम कुछ हो नहीं रहा है। तो राइट। हम हमने फिर घर पे फोन मिलाया और घर पे बोला कि भैया ऐसा है, हम तैयारी करना चाहते हैं। तो घर वालों ने फोन पे सर जो बोला वो ये बोला कि कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है। अभी तुम पिछले 3 साल तुमने डिप्लोमा किया, 3 साल तुमने डिग्री की, 6 साल से तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो काइंड ऑफ करके कि अभी नौकरी लगी, अभी नौकरी। अब नौकरी लगनी थी, अब तुम फिर बोल रहे हो कि अभी हमें और पढ़ना है, ठीक है। तो भैया तुम तैयारी बता दो करनी है। क्या है तुम्हारे मन में, ठीक है, जो बात सच है वो बता दो, ठीक है। और अगर टाइम पास ही करना है तो दिल्ली में रह के क्यों करना है, आओ घर पे रह के कर लो, कम से कम खर्चा तो ना हो। घर आ जाओ। हाँ। हाँ। तो मैंने उनको कहा, मैंने उनको कन्विंस किया कि नहीं नहीं आप एक काम करिए, मुझे ना सिर्फ 6 महीने दे दीजिए, ओनली 6 मंथ, प्लीज गिव मी ओनली 6 मंथ, ठीक है। और मैं यहाँ पे बिल्कुल सच बताऊंगा सर जो बात हुई थी, क्योंकि जितने एस्पिरेंट्स देख रहे हैं ना, अगर किसी एक के साथ भी ऐसा हुआ होगा या हो रहा होगा आज, तो एटलीस्ट उसको हिम्मत मिलेगी कि भैया चलो इन्होंने ऐसा ऐसा नहीं, कर लिया। बिल्कुल। तो सर बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ सर कि उस टाइम पे फादर साहब के साथ बिल्कुल बहुत कम हो गए थे बोलचाल, बात नहीं होती थी इतनी ज्यादा, क्योंकि वो चाहते थे कि भैया बीटेक कर लिया, इतना पैसा लगवा दिया, काम किया है, लाखों रुपए फीस भरी है, अब इनको तैयारी करनी है, ठीक है। अब ये मतलब आज तक तो कभी इसके मुंह से सुना नहीं। और सर एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, जुलाई 2013, आप डेट मार्क कर लीजिए, मेरे को एसएससी का फुल फॉर्म भी नहीं पता था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है क्या। मुझे सिर्फ एक पता था यूपीएससी, वो भी क्यों पता था यहाँ पे मेंशन करूंगा, क्योंकि मैंने सीडीएस का एग्जाम दिया था सर। हाँ, सीडीएस में यूपीएससी कराती है। राइट, मैं राइट। आर्मी में जाना चाहता था और अब तक मैं 5 एसएसबी फेस कर चुका हूँ, सभी में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ मैं, एवरी टाइम, ठीक है। एक तो अभी रिसेंटली मैं करके आया हूँ टेरिटोरियल आर्मी की। तो मैं मेरे को सिर्फ यूपीएससी पता था, एसएससी बिल्कुल नहीं पता था। तो पेरेंट्स का ऐसा था कि भाई मतलब क्या ही अब, मतलब ये तुम अब तैयारी करने बैठोगे, ऐसा हुआ सब। तो फिर थोड़ा बहुत किसी तरीके से हिम्मत जुटा के घर वालों को कन्विंस करके 4 पैसे लेके, अब आप भी जानते हैं मुखर्जी नगर रहने का खर्चा ही एक अपने आप में एक अलग खर्चा है, बिल्कुल, बिल्कुल। शुरू कर दिया सर। और शुरू कर दिया, मजा आने लग गया। अब मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि जो ऑफलाइन के मेरे टीचर थे, जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड आपके पास आ रही है कि उनको बुलाइए जरूर, राकेश यादव सर थे मेरे ऑफलाइन के टीचर। और MA 54 बैच होता था, हॉल नंबर 18 में लगता था पैरामाउंट में, तो उनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा।
तो जैसे शुरू कर दी, तो उन्होंने पहला चैप्टर करवाया था अलजेब्रा, मुझे याद है। तो शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन जल्दी मैं ट्रैक पे आ गया। तो अक्सर आंसर देता था मैं, हम कुछ थे, हम बैच में, हम अक्सर आंसर दे देते थे, तो बता देते थे, तो सर की नजरों में हम रहते थे अक्सर। वो जैसे मेरा नाम है राजपूत, वो मुझे राजपूत के नाम से जानते थे, और अक्सर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था तो ऐसे बोल देते थे कई बार कि अरे भाई राजपूत तेरा भी नहीं आया, ऐसे करके कुछ थोड़ा सा बोल देते थे। बहुत एक एनर्जी मिलती थी कि अरे देखो, मतलब इतने बड़े टीचर को हमसे एक्सपेक्टेशन है यार, तो कुछ करके जरूर हमें दिखाना है, वी हैव टू प्रूव देम। तो ये भी एक अच्छी चीज थी। तो उस साल ना सर 27 अप्रैल को पेपर होना था, 27 अप्रैल 2014। सीजीएल 2014 की डेट थी ये, 27 अप्रैल 2014। जितने देख रहे होंगे, अगर वो हैं इसमें पार्टिसिपेट करने वाले या सीजीएल वाले, उनको याद होगा। लेकिन सर ये डेट आपको इतनी ज्यादा कैसे याद है? मुझे लग रहा है आप, मैं वही तो कह रहा हूँ, सारी डेट आपको याद रहती है। मैं भी आपको डेट टू डेट बताने वाला हूँ सर, और ये भी एक बहुत कमाल बिल्कुल। की बात बताने वाली है। तो 27 अप्रैल को पेपर होना था सर, लेकिन हुआ क्या, 2013 का जो पेपर है आपको याद होगा, कैंसिल हो गया था सर, पूरा का पूरा। पूरा पेपर कैंसिल हो गया था 2013 का, एक बच्चे की वजह से। उसके पास कुछ चीटिंग के प्रूफ्स थे, वो कोर्ट में चला गया था और उसने पूरा पेपर कैंसिल करवा दिया था। तो एसएससी को 27 अप्रैल 2014 को सीजीएल 2014 लेना था, जिसकी तैयारी हम कर रहे थे। वी वर प्रिपेयरिंग फॉर अच्छा। दैट। बट एसएससी ने 27 अप्रैल 2014 को सीजीएल 2013 लिया। अच्छा। दोबारा से, मतलब वो री एग्जाम हो गया ना। तो एसएससी ने क्या किया, हम लोगों को होल्ड पे रख दिया, और पहले जो उसकी प्रायोरिटी, ऑब्वियस सी बात है, जब 2013 कैंसिल हो गया तो पहले तो वो लेना पड़ेगा। तो एसएससी ने उस दिन वो पेपर लिया, उसी डेट को, सेम डेट सेम वेन्यूज, 2013 वाले एस्पिरेंट्स के लिए यूज कर दिया। अब यहां पर सर आप मेरी दुविधा को सोचिए आज, कि जिसने बड़ी मुश्किल से मिन्नतों से 6 महीने मांगे अपने घर वालों से, और उसका पेपर और डेट पोस्टपोन, एक्सटेंड हो गई। तो घर वालों ने फोन करके बोला, हम तो पहले ही बोल रहे थे तू बेवकूफ बना रहा है, कोई पेपर वेपर है ही नहीं तेरा, तू बना रहा पागल हमें। ठीक है। फाइनली मुझे घर वालों के दबाव में मुझे ना वापस घर जाना पड़ा। यहाँ पे मैं आपको ये मेंशन करूंगा, पेपर नहीं हुआ, और अप्रैल में मुझे, अप्रैल 2014 में घर पे वापस आना पड़ा। मैं वापस घर वालों ने बोला भैया ये खर्चा हम नहीं दे सकते। 10,000 के रुपए करीब लगता था सर गांधी विहार में रहने का, 5 से 6,000 तो रूम का ही हो जाता था, खाने पीने का और बहुत। और जबकि सर बहुत ज्यादा वैसे करके खाते थे हम, बहुत ज्यादा बचा बचा के चीजों को करते थे। मुझे याद है कि 13 रुपए की मदर डेयरी की एक दही आती थी, दही के बिना मैं खाना नहीं खा पाता था। तो मैं एक दिन में 13 रुपए की मदर डेयरी की दही खरीदता था, उसको आधा खाता था, आधा रैप करके रूम में ले जाता था, और आधे को वापस लेके आता था, क्योंकि वो 13 अगले रुपए। अगले टाइम के लिए। तो करते थे जैसे तैसे, हो रहा था सर, चीजें ठीक थी, चल रही थी लाइफ, ऐसी बात नहीं है। मैं वापस घर आ गया सर, फिर जून आ गया, मतलब मई और जून निकल गया। जून में मेरे को सर राकेश यादव सर का फेसबुक में मैसेज मिला। मतलब इट वाज अ वेरी, मतलब काइंड ऑफ अ वेरी अनयूजुअल थिंग, कि मतलब एक इतना बड़ा टीचर, इतना बिजी टीचर आपको मैसेज कर रहा है। और वो मैसेज क्या था, नॉर्मल जैसे मैंने कोई फोटो वोटो डाली होगी या कोई पोस्ट डाली होगी काइंड ऑफ करके, तो उस मैसेज में बस इतना था कि भाई आजकल कहाँ है तू, मतलब गायब हो गया, कहीं दिखता नहीं। पहले तो ऐसा ना, दिखते रहते थे, कहीं कभी टेस्ट देने जा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लास लगाने चले गए। तो मैंने उनको बोला सर मैं तो घर आ गया सर, ऐसा ऐसा था, पेपर पोस्टपोन हो गया, कुछ बात बन नहीं पा रही थी, खर्चा था नहीं, मैं घर आ गया सर। तो सर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तू वापस आ, मुखर्जी नगर आ जा वापस, और देखते हैं कुछ करते हैं, आजा तू वापस आ जा। तो फिर मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा सर कि क्या पैरामाउंट में मैथ से रिलेटेड कोई जॉब हो सकती है। और मैंने उनको ये बोला, स्पेसिफिकली मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर सिर्फ 10,000 रुपए सैलरी चाहिए, ना 10,000 अच्छा। रुपए और ना 9,000 सिर्फ 10,000 रुपए, सिर्फ 10,000 रुपए दिलवा दो है, मैं मुखर्जी नगर रहूंगा, मैं तैयारी करूंगा, और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैंने ऐसे करके उनको बोला। उन्होंने बोला तू कोई दिक्कत नहीं है, और बात करते हैं। तो मैं चला गया फिर उसके पास, उनके पास गया। तो उन्होंने, पहले मैं उनके पास गया राकेश यादव सर के पास मिलने के लिए। उन्होंने वहां से मेरे सामने कॉल किया पैरामाउंट के हेड ऑफिस, और उन्होंने बोला कि मैं एक लड़के को भेज रहा हूँ, इसका इंटरव्यू लेना, डेमो लेना, जो भी लेना है सब लो, इसका पूरा मतलब पोस्टमार्टम करो, इसका पूरा अच्छे से देखो। मेरे आंखों के सामने से तो निकला हुआ है ये लड़का, तुम देख लो, अगर तुम्हारे किसी काम का है तो तुम रख लो इसको, मैथ्स के फील्ड में जॉब। मैं चला गया सर, और ऑफिस में गया, उन्होंने बहुत अच्छे से रिसीव किया, क्योंकि राकेश यादव सर का मैसेज फोन आ गया था, बिल्कुल मतलब। तो
मैंने तो उनको बोला कि आप मेरे को कहीं डाउट वगैरह में लगा लो या टेस्ट सीरीज में कहीं लगा लो, मुझे पता था ये अलग अलग डिवीजन है इनकी। पता नहीं जिन्होंने मुझे रिसीव किया उन्होंने क्या तो देखा और क्या नहीं देखा। उन्होंने मुझसे ये कहा कि नहीं, आप है ना मंगलवार को टीचर के लिए डेमो देने आना। अच्छा, गुड। कहा कि टीचर के लिए डेमो। मैंने कहा, मैंने मन मन में सोचा, मैंने कहा भैया ये तो शुरू होने से पहले बर्बाद करेंगे मुझे, हैं? में मेरा होगा नहीं, उसके बाद फिर मुझे कौन पूछेगा, जब एक बार फेल तो फेल। तो मैंने उनको दोबारा से कहा कि अरे मैं टीचर बनने नहीं आया हूँ भाई, मैं सिर्फ डाउट में या फिर कंटेंट पे काम करने आया हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो हम डिसाइड करेंगे ना, आप थोड़ी होंगे डिसाइड, तो हम डिसाइड करेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, अपना रिज्यूमे लेके और अपनी तैयारी करके आइए और मंगलवार को आइएगा। मैं चला गया मंगलवार को। 21 और लोग आए हुए थे सर टोटल, मेरे को मिला के 22 लोग थे। कोई ज्योग्राफी के लिए था, कोई इंग्लिश के लिए था, ऐसे था। तो उस दिन 3 या 4 लोग सेलेक्ट हुए थे सर सिर्फ, ठीक है। उसमें एक मैथ्स के टीचर एक और थे, वो अभी सोनीपत वगैरह में पढ़ाते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी पानीपत में टीचर थे वो ऑलरेडी, अच्छा। ठीक है। एक में से मैं हुआ था सर, ठीक है। उन्होंने पता नहीं क्या देखा क्या नहीं देखा, मेरे को बोले जाओ बोर्ड पे पढ़ाओ। ऐसे मान लो कि ये जो बेंचेस हैं खाली, ये भी स्टूडेंट है, और ये टीचर है, ये भी स्टूडेंट है। इनको स्टूडेंट मानो, आई कांटेक्ट बनाओ और पढ़ाओ, ठीक है। मैंने पढ़ा दिया सर, अपना परसेंटेज पढ़ा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिया। उन्होंने कहा अलजेब्रा पढ़ाओ, अलजेब्रा पढ़ा दिया, जैसा जो भी आता था, मतलब वो सारी चीजें उनके सामने रख दी मैंने। उनको पसंद आ गया सर, पता नहीं क्यों आ गया, मतलब आई डोंट रियली नो, अभी तक मुझे नहीं पता आज तक, मतलब उस दिन का, अब तो ठीक है, उस दिन का क्यों लगा। और उन्होंने ऑफिस में बुलाया और मेरा जो रिज्यूमे था उसी पे नीचे लिख दिया इतना रुपए पर आवर, और बोला इस पे साइन कर, इस पे साइन कर दो नीचे। तो मैंने तो देखा ही नहीं सर कितने रुपए पर आवर, मैंने तो कुछ नहीं देखा वहां पे क्या लिखा हुआ, मैंने साइन कर दिया चुपचाप। तो वो कुछ भी लिखते, मैं साइन मुझे करना था उसके ऊपर, दैट्स इट। और फिर उन्होंने बोला ऊपर चले जाओ, अकाउंट सेक्शन है, वहां पे जाके फॉर्मेलिटीज कर लो, ये होगा। और वो डेट थी सर 30 सितंबर 2014, ओके। 30 सितंबर 2014। अब इस डेट की भी सिग्निफिकेंस है, और जितने स्टूडेंट देख रहे हैं ना, उनके एक बहुत बड़े सवाल का आंसर इस डेट में से निकल के आएगा सर। सर मेरे ना मुखर्जी नगर में अपना सामान लेके आने की डेट थी 30 सितंबर 2013। अच्छा, एक साल मतलब पूरा हो गया। टीचर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की डेट थी 30 सितंबर 2014। तो अब ये जो इतने सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं कि कितना टाइम इनफ है सीजीएल की तैयारी करने के लिए, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर आपके अंदर काबिलियत है, देखो अब ये तो है नहीं कि भैया कोई भी एक साल में कुछ भी कर सकता है, करने वाला तो सही 6 बात महीने। है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो एक साल में आप सीजीएल तो क्या, आप इतनी भी काबिलियत अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं इफ यू हैव द डिलीवरी। अगर आपके पास सही बात है, बिल्कुल। तो आप मैथ में तो इतना भी कर सकते हैं कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास डिलीवरी है तो एग्जैक्टली एक साल बाद ये ऐसा हुआ सर। और वो भी, इसका भी कैसे पता लगा, जब मैं अकाउंट सेक्शन में गया तो उन्होंने कहा भाई डॉक्यूमेंट्स दो, मैंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए। तो वैसे ही पूछने लगे मतलब नॉर्मली कि इससे पहले कहाँ पढ़ा रहे थे, मैंने कहा मैंने तो कहीं नहीं पढ़ाया। तो उन्होंने बोला आपने कहीं नहीं पढ़ाया, मतलब फर्स्ट टाइम आप पैरामाउंट में आ गए और आपका सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा मैं पैरामाउंट का स्टूडेंट था कल तक, मैंने बोला। आई कार्ड मांगा मेरा, मैंने आई कार्ड दिखाया, वो आई कार्ड मेरे पास आज भी है, मेरे पर्स में है आज भी वो आई। तो उसके ऊपर डेट देखा तो डेट ऑफ एडमिशन था 30 सितंबर 2013, डेट था 30 सितंबर 2014। तो वहां से ही पता लगा। तो सर ये ऐसे मतलब टीचर में सिलेक्शन हो गया। फिर 7 अक्टूबर को कॉल आ गया क्लास के लिए, जैसे 6-7 दिन बाद शेड्यूल वगैरह लगाया होगा। तो पहली क्लास मुझे रोहिणी में मिली थी सर, रोहिणी में पैरामाउंट की ब्रांच होती ओके, है, दिल्ली। पता है या नहीं है, रोहिणी ईस्ट या रोहिणी वेस्ट कोई मेट्रो स्टेशन है, दोनों में से एक के ऊपर है। तो वहां पे पहली क्लास मिल गई सर, और पहली क्लास मिली, पहले पहले दिन मैंने जाके टाइम एंड वर्क पढ़ाया, वही जो स्वीट एंड सिंपल वाली, वो उसके अंदर जो थ्योरी है थोड़ा सा लगता है बच्चों को, तो वो बच्चों को पसंद आ गया। वहां से चीजें फिर चलने लग गई सर। फिर पानीपत पढ़ाया और उत्तम नगर, ये मतलब 3 डेस्टिनेशन मेरी अगले 6 महीने तक रही। फिर उसके बाद तो फिर सर सेंटर मिलते चले गए, फिर हिसार में खुल तो गया सुशील फिर। सर, ये फिर जो आपका टीचिंग का इंस्टिंक्ट है, आप सपोर्ट करने के लिए खुद को पढ़ा रहे थे, राइट?
सो ये फेज कब तक चला और कब आपने सीजीएल का एग्जाम दिया फिर से और सिलेक्शन हुआ आपका? सीजीएल का एग्जाम हुआ था सर मेरा 19 अक्टूबर 2014 को। मतलब मैंने ओके। पहली क्लास मैंने ली थी 7 अक्टूबर को। मतलब मैं ये कह सकता हूँ सीजीएल का प्री देने से पहले मैंने क्लास ले ली थी। अच्छा, क्लास शुरू, आप टीचर बन चुके तब तक ऑफिशियल, ठीक है। और लेकिन उससे पहले मैंने सीपीओ निकाल, सीपीओ 2014 मेरा जून में हो गया था। अच्छा, ओके। सीपीओ निकाल दिया था, उसमें 137 138 स्कोर आया था। उस टाइम पे कट ऑफ भी 82 88 जाया करती थी, तो वो अच्छा स्कोर हम्म। था उसमें काफी। और तो सीपीओ मेरा हो गया था, सीपीओ का फिजिकल भी हो गया था, लेकिन तब तक तो मैं सर पढ़ाने लग ही गया था। आई वाज अ फुल टाइम टीचर। हम्म। फिर मैंने अक्टूबर में हम्म। प्री दिया और अप्रैल में मेंस हुआ था, अप्रैल अच्छा। 2015। तो बस तब तो दो ही चरण होते थे सर, प्री और मेंस। उसके बाद तो इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू जून में हो गया था, मुझे हम्म। याद है चंडीगढ़ मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो बस उसमें फिर मार्क्स अपने आप बनते चले गए। मैथ्स में 195 थे सर 2014 में ना, तो अरे वंडरफुल। हो गया था। हम्म। हम्म। थोड़ा फ्रीज हो गया अभी, हाँ अभी आ रहा है सर फीड। हाँ, हम्म। तो इंग्लिश सॉरी मैथ्स की वजह से सिलेक्शन हो गया था। अब आप जो पूछ रहे थे ना कि मैथ्स के टीचर ज्यादातर एक्साइज इंस्पेक्टर क्यों होते हैं, उसका हाँ, रीजन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में है। हाँ, उसका रीजन यही है कि एक्साइज इंस्पेक्टर आप देखेंगे ना, तो कट ऑफ में आते आते 4600 ग्रेड पे की सबसे लास्ट की पोस्ट आ जाती है। वो एक आध कोई पोस्ट हो तो हो, वरना सबसे लास्ट में वही होती है। ये बात फैक्ट है सर, तब हमेशा से ये बात फैक्ट रही है। तो जो मैथ्स के टीचर होते हैं ना, वो मैथ्स के दम पे वो बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने 195 कर लिया, अब 195 में बहुत कुछ कवर हो गया, समझ रहे हैं? तो मैं, अंग्रेजी का सपोर्ट नहीं मिलता है हाँ, तो। मैथ्स में ले लेते हैं। अच्छा, आपकी रैंक टॉप नहीं होती है, बिल्कुल समझ गया मैं। वो बस इंस्पेक्टर की कट ऑफ को क्रॉस कर जाती है, दैट्स इतना सा है बस। अच्छा, ओके ओके, राइट राइट। सो सुशील सर, फिर आपने एक्साइज इंस्पेक्टर, आपका सिलेक्शन हो गया फाइनल, आप पढ़ा रहे थे उस पीरियड में, तो फिर आपने ज्वाइन किया और फिर मतलब उसके बाद की जर्नी थोड़ा सा ब्रीफली बताइए। सर मैंने ज्वाइन तो किया था, और बेंगलोर थी मेरी पोस्टिंग, ठीक है। और हम्म। लेकिन तब तक सर, मतलब ये पोस्टिंग आई थी मेरी अप्रैल 2016 में जाते जाते। तो लेकिन हम्म। सर तब तक तो मैं पूरे, मतलब क्या बोलेंगे, मन से, आत्मा से, तन से, धन से, हर चीज से टीचर ही बन चुका था सर पूरे तरीके से। मतलब मैं उस टाइम पे 10-10 11-11 12-12 घंटे हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाने लग रहे थे। और 2-2 3-3 हजार बच्चों को, मतलब एक डे टाइम में पूरा, मतलब सुबह शाम दोपहर पूरा टाइम पढ़ाने लग रहे थे सर। तो तब तक तो सर फिर हो गया था कि भैया अब तो टीचर ही रहना है, मतलब ना जाना नहीं है, मतलब तो ज्वाइन नहीं करना है। तो सर यहाँ फिर घर वालों ने नहीं बोला कि अब तुमने फिर अब तुम्हें ये नौकरी छोड़नी है? पूरा, मतलब ये तो आज भी मतलब बोलते रहते हैं, ऐसे बात चलती है तो होती रहती है बातें सर। और लेकिन सर तब तो डिसीजन ले लिया था कि नहीं भाई सर। बहुत मजा आता था पढ़ाने में ना, जब बच्चे देखते थे ना कि, हम्म। अच्छा मैं आपको भी बोलूं, मेरा हिसार के इवनिंग बैच का एक स्टूडेंट है, अभी रिसेंटली में उसने बेंगलोर में एक्साइज इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। तो देखिए मैंने अपना रिप्लेसमेंट भेज दिया, समझ रहे? राइट मैंने राइट, छोड़ बैलेंस कर दिया आपने। रिप्लेसमेंट वहां पे भेज दिया। एक केरला में है, मतलब ऐसे काफी सारे हैं, बहुत बहुत है सर। तो अच्छा लगता था सर जब स्टूडेंट आपके पास आता है, पहले दिन उसको नहीं आती हैं चीजें, आप उसको दिखाते कि देखो भैया 37.5% 3/8 होता है, इसका मतलब 8 में से 3 होता है, 3/8 होता है, ऐसे ऐसी चीजें बनती हैं। उसकी आंख एकदम खुलती है, हम्म। खुश होता है बहुत। फिर धीरे धीरे बढ़ता चलता है, और सिलेक्शन हो जाता है कल को फिर उसका। तो उसमें हल्का सा थोड़ा आपका योगदान होता है। तो वो एक खुशी है सर, वो ना बहुत एक बिल्कुल। सेटिस्फेक्शन है। आप तो मतलब पढ़ाते हैं सर, तो आप तो जानते ही हैं इस चीज को, बिल्कुल आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज। एक चीज मुझे और पूछनी है सर, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ इस चीज में, क्योंकि मैंने ऑफलाइन ज्यादा दिन नहीं पढ़ाया। मैंने कैट के लिए पढ़ाया है मैंने, उसके बाद मैंने माइंड मेकअप कर लिया था कि कुछ ऑनलाइन में ही करना है, तो मैं 2014 ऑनवर्ड्स ऑनलाइन ही कर रहा हूँ। इसी में पहले छोटे लेवल पे पढ़ाता था, ज्यादा बड़ा बैच नहीं, 100 150 200 बच्चों को पढ़ाता था मैं बस। 2018-17 ऑनवर्ड्स मैंने सोचना शुरू किया कि इसको बड़े स्केल पे ले जाके ज्यादा बच्चों को इम्पैक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन में, तो उसके बाद हमने इसको थोड़ा ग्रो करना शुरू किया। मेरा सर सवाल ये है कि ऑफलाइन में जो एक इंस्टिंक्ट होता है कि आप 10 से 12 घंटे पढ़ा रहे हो पर डे, वो क्या टायरिंग नहीं होता है कंटिन्यूअसली? अगर आप उतना घंटे पढ़ा रहे हो तो वो कभी ऐसा नहीं होता कि 1 महीने बाद, 1.5 महीने, 2 महीने बाद आप थोड़ा फेड अप हो जाओ? मैं भी सर यहाँ अभी काम तो मैं करता हूँ 12-15 घंटे, 16 घंटे करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
बट मेरा काम बड़ा डिवाइडेड है। मतलब मैं यूजुअली ऐसा नहीं होता कि मैं 6-7 घंटे पर डे पढ़ाता हूँ। जैसे मैंने 4 घंटे पढ़ाया, 2-3 क्लासेस ले ली मैंने, फिर मैं बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ, तो मिक्स वर्क है। काम है 16-17 घंटे का, बट मिक्स है। आप जब ऑफलाइन करा रहे थे, तो मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूँ कि इतने घंटे पढ़ाने से क्या फैटीग नहीं आता है? सर अभी मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ सर, टेक्स्ट बुक पे, है ना? हुँ, हुँ, हुँ। तो सर मैं आपको बिल्कुल अपने मन की बात बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन के 4 घंटे और ऑफलाइन के 12 घंटे एक बराबर है सर। अच्छा, ओके। चेयर पे बैठ के, वैसे आप लोग तो जैसे बोर्ड पे पढ़ाते हो, मैं पेन टैब पे पढ़ाता हूँ। हुँ, बहुत सारे टीचर पेन टैब पे ही हुँ, पढ़ाते हुँ। हैं। बहुत सारी कंपनीज का जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका जो यूजर इंटरफेस है वो पेन टैब वाला ही है। तो सर पेन टैब वाला ही, राइट। ऑनलाइन के 4 घंटे और ऑफलाइन के 12 घंटे बराबर है सर। ऑफलाइन में बात क्या है ना हुँ, सर, ऑफलाइन में आपकी इंटरेक्शन होती है बच्चों के साथ, ठीक है? आमने सामने हुँ, बैठे होते हैं, हुँ। हंसी मजाक होता है। हंसी मजाक तो चलो ऑनलाइन में भी हो जाता है, लेकिन सर वो डिजिटल में वो बात नहीं है ना, आमने सामने जो बैठ के है वो तो डिजिटल में मोर तो वो रियल है, सही, सही, हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और हुँ, फिर क्या होता है, जैसे आप घूमते रहते हैं इधर से उधर, बच्चों के बीच में ही चले गए आप, 2 क्वेश्चन करवा के उसकी कॉपी देख लिया, थोड़ा इधर उधर, मतलब तो सर आराम से टाइम कटता है और आपकी बॉडी भी थोड़ी एक्टिव रहती है। ऑनलाइन में तो सर आप है ना, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, जैसे मैं बैठ के पढ़ाता हूँ तो मैं सोचने लग जाता हूँ कि अब ब्रेक हो तो मैं उठ के 4 चक्कर टहल के आऊं, फिर उसके बाद वापस आके बैठूंगा। एक तो ये बात है सर। और हुँ। ऑनलाइन में क्या है ना सर, ऑनलाइन में ना 1 मिनट का मतलब 1 मिनट है। यू आर कॉन्स्टेंटली हाँ, राइट, राइट। कैमरा, वो एक एक सेकंड काउंट होगा, हुँ, मैंने जो महसूस किया है। ऑफलाइन में ऐसा नहीं है सर। ऑफलाइन में 5 मिनट कब गुजर गए, 10 मिनट कब गुजर गए, एक बच्चे ने पीछे से हल्का सा कमेंट मार दिया किसी भी सवाल को लेके, और उसी में 15 मिनट क्लास ठहाके लगा के निकल गई, आपने भी फिर 4 बातें उसमें बोल दी, तो बहुत एक अच्छा सा माहौल रहता है और बहुत एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहता है। तो एक अलग है सर वो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं 12 घंटे जाके ऑफलाइन पढ़ा सकता हूँ तो मुझे पता नहीं लगेगा, लेकिन ऑनलाइन में 4 घंटे मुझे पता लगते ऑनलाइन हैं। में राइट, राइट। तो ये हम ये लोग, एक अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया है। हुँ, मैं सर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैंने सर एक बार एक हुँ, महीने में हुँ, 328 घंटे पढ़ाया था सर। हुँ। 328 आवर्स। और मैंने 328 घंटे की हुँ, सैलरी ली थी, मतलब बिल्कुल फैक्ट है सर ये। और ये मार्च 2016 की बात है। उस टाइम पे मतलब अपने पीक पे था सर, हुँ, बहुत मामला। अच्छा, इसके पीछे भी रीजन था। जैसे जो बच्चे हैं जुड़े बहुत सारे इधर के हिसार के, वो जानते होंगे उस टाइम पे जाट आरक्षण की वजह से जो मतलब थोड़ा डिस्टरबेंस चल रहा था, तो रास्ते बंद हो रखे थे रोहतक साइड में ना, रास्ते बंद थे, तो अच्छा। दिल्ली टीचर नहीं आ पाते थे और मैं हिसार का ही था सर। तो सुबह से लेकर शाम तक मेरी क्लास लगती थी हर बैच में, दबादब, क्योंकि अब बैच तो हुँ, चलानी हुँ। पड़ेगी, टीचर आ नहीं पा रहा है, आप ऑफ करेंगे तो बच्चा फिर हल्ला करेगा। तो बैक टू बैक मर्ज करके खूब क्लासेस लगती थी और हम लेते थे क्लासेस, मुझे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी वैसे। तो 300 घंटे हुँ, तक भी हुँ। पढ़ाया। और ऑनलाइन में आप जानते हैं सर, 60 70 80 90 घंटे पहुंचाते पहुंचाते ही हालत खराब होने लगती है। राइट, राइट, ऑफलाइन बिल्कुल डेफ़िनेटली ऑनलाइन थोड़ा एक अलग गेम है। हुँ, हुँ। अलग मजा है सर, तो मेरे सुनील को सर, तो एक चीज़ और, फिर ये आपकी जो जर्नी रही कि खुद का इंस्टीट्यूट आपने जो सेटअप किया हिसार में, क्योंकि जब तक आप एक कंपनी से एसोसिएटेड होते हो, एक कम्फर्ट होता है, आपको पता है कि इतनी डिलीवरी है, इतना मेरा पैसा हो गया। देन यू स्टार्ट योर ओन वेंचर, तो एन नंबर ऑफ खर्चे शुरू हो गए, बिल्डिंग का किराया, वहाँ स्टाफ बैठा है उसका पैसा। सो वो जो एक फ़ेज़ होता है जहाँ पर आपकी आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, रेवेन्यू प्रेशर बढ़ता है, वो फ़ेज़ कैसा रहा एंड कितना लंबा रहा, एंड देन ये लॉकडाउन आने से क्या इम्पैक्ट हुआ, और फिर आपकी ऑनलाइन जर्नी कब शुरू हुई, इसके बारे में बताएँ ज़रा प्लीज़? सर पता है क्या, मैं बस मेरा ना इंस्टीट्यूट, अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट ओपन करने का मेरा एक ड्रीम था, एक सपना था। मतलब जैसे ऐसा होता है कि आप हुँ, किसी चीज की कंपनी में काम कर रहे हो, तो सबसे बड़ा ड्रीम आपका क्या होगा? आपका सबसे बड़ा ड्रीम ये होगा कि भाई इस चीज की मेरी कंपनी हो। यही तो ड्रीम होगा। ऐसा हुँ, भाई हुँ, कोई मोबाइल बनाने की हुँ, कंपनी में काम कर रहा है और वो अच्छा होता जा रहा है मोबाइल बनाने में, उसको सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर तक का सब कुछ ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गई, ठीक है? जैसे वो आप एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे वन प्लस जो कंपनी है, वो पहले सारे एम्प्लॉइज एप्पल में काम करते थे। तो उन लोगों का ड्रीम आया होगा ना, माइंड में उनके आया होगा कि अरे आज हम एप्पल में काम कर रहे हैं, दे वर वर्किंग इन एप्पल, ठीक है, मतलब लार्जेस्ट टेक कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। हुँ, बट हुँ, माइंड में था कि हमें ना अपनी कंपनी बनानी है, उन्होंने अपनी कंपनी बना ली। ऐसे ही ना मेरे मन में हमेशा से था कि मुझे ना अपना इंस्टीट्यूट खोलना है, मतलब मेरा अपना पर्सनल हुँ, इंस्टीट्यूट चाहिए।
ऐसी कोई एस्पिरेशंस नहीं थी कि भाई इतना पैसा कमाना है, ये करना है। बस एक ही लाइन पे वो बात खत्म हो जाती है, मुझे मेरा इंस्टीट्यूट खोलना है। मतलब आई वांट टू बी एन ओनर ऑफ माय ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा और बाकी चीजें जैसे चलेंगी वैसे होगा। तो पिछले साल किसी किन्हीं कारणों की वजह से कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि उसकी वजह से मुझे अपना इंस्टीट्यूट खोलने का एकदम से मौका मिल गया। तो मैंने इंस्टीट्यूट खोल दिया सर लास्ट ईयर अक्टूबर में। और उसके बाद फिर फैब में कोरोना आ ही गया था, फैब मार्च में। और आप भी जानते हैं सर कि जो अच्छा ऑनलाइन का, अच्छा यहाँ पे ना ऑनलाइन ऑफलाइन में एक और मैं डिफरेंस आपको बताना चाहूंगा। ऑनलाइन का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, मैंने जो देखा ऑनलाइन में हमेशा एक बच्चा आता रहेगा, आपसे बैच खरीदेगा, पढ़ेगा, पढ़ाएंगे। लेकिन ऑफलाइन में होता है, ऑफलाइन में दिवाली से लेके होली तक का जो पीरियड होता है ना, वो बिल्कुल रिसेशन होता है। तो अभी देखिए मैंने पिछले साल दिवाली के टाइम पे इंस्टीट्यूट खोला था और होली के टाइम पे कोरोना आ गया था। ठीक है सर। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वो मेरा ड्रीम था, जो वो मेरा एक गोल था, वो दैट डजंट एग्री विद मी। ठीक है, बट था वो पूरा कर लिया। तो अभी तो क्या है कि सब कुछ बंद है सर। अभी तो ऑफलाइन कोचिंग जो है कुछ कुछ धीरे धीरे थोड़ा बहुत खुल रहा है। ठीक है, और आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू ओपन वेरी सून इट। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक तो अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से बोलेंगे कि डिसअपॉइंटमेंट ही है उस क्षेत्र में। उसके बाद फिर ऑफलाइन बंद हो गया था, तो फिर ऑनलाइन फिर पढ़ाना शुरू किया। टेक्स्ट बुक से ऑफर मिला और तो फिर ज्वाइन कर लिया, टेक्स्ट बुक पढ़ाना शुरू कर दिया ऑनलाइन। बस ये है सर। तो पिछले 4-5 सर यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि आप, हाँ राइट, तो आपका ऑफलाइन टीचरों से काफी बातचीत होगा, नेटवर्क होगा, मेरा थोड़ा ऑफलाइन टीचर से नेटवर्क कम है। तो ये सर बिकॉज कोविड जैसी सिचुएशन जो होती है ना, कोई प्लान करके नहीं चलता है, राइट, ये एकाएक आती है, धमक जाती हैं और हो गया। तो मैं ये थोड़ा सा इवेलुएट भी करना चाहता हूँ, मैं इस पे कंसर्न भी रहता हूँ कि जो ऑफलाइन टीचर्स हैं, जो एक बड़ी कम्युनिटी है जो ऑफलाइन पढ़ा रही थी, अभी वो किस परिस्थिति में है, क्योंकि सबका ऑनलाइन माइग्रेशन भी पॉसिबल नहीं हो पाया। ऑनलाइन के लिए आपको एक सेट ऑफ स्किल्स चाहिए। मुझे लगता है ऑनलाइन में इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा कम्युनिकेटर होना जरूरी है। केवल टीचर होना काफी नहीं है कि आप आए और कंटेंट डिलीवरी करें और चले गए, राइट। एक अच्छा कम्युनिकेटर, बच्चों को एक अच्छी आवाज सुननी होती है, इफेक्टिव टीचर चाहिए। तो सबका ऑफलाइन से ऑनलाइन ट्रांजिशन भी नहीं हो पाया है। तो वो रियलिटी क्या है, एंड हाउ डू यू सी दैट ऑफलाइन इवॉल्विंग अगेन, और वो लोग ट्रैक पे फिर से आने की क्या उम्मीद है? क्योंकि कोविड से एक बिहेवियर चेंज हुआ है बच्चों का। बिहेवियर चेंज ये हुआ कि पहले जो ये था कि भाई जिनको ऑफलाइन पढ़ना है, अब उनके पास वो चॉइसलेस हो गए, तो वो ऑनलाइन आए। ऑनलाइन आने से अब कहीं ना कहीं बिहेवियर में बदलाव आया कि भाई ऑनलाइन कोचिंग सस्ती है, अच्छे टीचर्स का एक्सेस है, एक पूल जो है उनको मिल रहा है। तो क्या चैलेंजेस आप देख रहे हो? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझना चाहता हूँ कि जो टीचर्स थे, जो इतनी बड़ी कम्युनिटी थी ऑफलाइन टीचर्स की, उनकी परिस्थितियां क्या हैं और कैसे वो इस चीज को लेके कोप अप कर रहे हैं, जो ऑनलाइन भी माइग्रेट नहीं कर पाए। सर सभी बस वो बोलते हैं ना कि उम्मीद के ऊपर आश्रित है सभी। ठीक है, और बहुत इंटरेक्शन होती है सर, बहुत लोगों के कॉल्स आते हैं, हम भी बहुत लोगों को कॉल्स करते हैं, हालचाल जानते हैं, पूछते हैं। तो सभी को बस एक उम्मीद है, और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि सभी ना तो ऑनलाइन में माइग्रेट हो पाए हैं, ना ही हो सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। ऑफलाइन का तो अपना एक बहुत बड़ा दायरा है, आप इसको उसी से कंपेयर कर सकते हैं कि अमेजोन बहुत बड़ी कंपनी है, फ्लिपकार्ट बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन फिर भी बगल वाली जो परचून की दुकान है, किराने की दुकान है, वो उसकी जरूरत कभी खत्म नहीं हो सकती है, और ना ही उसका काम धंधा खत्म हो सकता है। ठीक है, उसको बिल्कुल बिल्कुल। उसको ऐसा महसूस होगा कि अरे वॉलमार्ट आ गया, अरे रिलायंस आ गया, अरे ये आ गया। तो बातें अखबार में आएंगे, इसी तरीके से हमारी बातें अखबार में नहीं आती, लेकिन हमारी आपस में होती हैं कि जैसे कोई बोलेगी अरे यार अब तो इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, इतनी कम कम फीस है, तो ऑफलाइन तो बिल्कुल मतलब अब क्रैश हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत टाइम से चल रही है चीजें। सिर्फ कोरोना की वजह से पूरा ठप हो गया मामला, बिल्कुल बंद हो गया। इस वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई इसके अंदर। ठीक है सर, लेकिन अब धीरे धीरे वापस से खुल रहा है। और इसके अंदर अगर हम आगे सीईटी को जोड़ लें, बच्चे जुड़े हैं तो सीईटी के बारे में भी सुनना चाहेंगे, जरूर जानना चाहेंगे। तो सर अभी देखिए, आप है ना ऑफलाइन के सिनेरियो को समझिए, क्या होता था, जैसे ही फॉर्म निकलता था, जॉब आती थी, तो ऑफलाइन में भीड़ लग जाती थी। है चलो भाई अब नौकरी निकल गई है, अब चल के तैयारी करते हैं। अच्छा, एक तो सबसे बड़ी गलती यही है बच्चों की,
जब फॉर्म आएगा, जब नौकरी निकलेगी, तभी एकदम से तैयारी करना शुरू करेंगे। अरे भैया, तब थोड़ी मतलब एकदम से थोड़ी 4 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, ठीक है। हालांकि भारत में, हमारे देश में एग्जाम जिस हिसाब से होते हैं उस हिसाब से अपने आप ही टाइम दे देती है सरकार, इतना ख्याल रखती है बेरोजगारों का। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ा बढ़ा के 2-3 2-3 साल देती है कि राइट भैया राइट। तुम आराम से पढ़ो, हमें कोई जल्दी नहीं है पेपर वेपर लेने की। लेकिन फिर भी ऑन अ सीरियस नोट, तो अगर पेपर टाइम पे हो रहा है, जो कि जैसे अब एसएससी पेपर टाइम पे ले रहा है, तो अभी अभी निकलेगा सीजीएल का हम्म। फॉर्म। पेपर कब है? मई में। अब आप मुझे ये बताइए, अभी जो दिसंबर में फॉर्म निकलेगा, बच्चा फिर भागेगा कोचिंग में एकदम से, मई में पेपर है। अरे जो पिछले मई से बैठा है, सिलेक्शन उसका हम्म। होगा या अभी वाले का होगा? हो सकता है अभी वाला भी ले सही ले बात है। आधार पे, बट अगर हम एवरेज को, इक्वल्स को बीच में रखेंगे, तो फिर तो पहले वाले का होगा, वो काफी चांसेस कम है, बिल्कुल पहले बिल्कुल। जीत चुका है। तो अभी आ जाएगा सर सीईटी। अब सीईटी की जैसे सरकार ने अब तक रूपरेखा बताई है, उस हिसाब से सरकार ने कहा है कि भैया हम साल में 2 बार इसको लिया करेंगे, और 3 लेवल पे लिया करेंगे, 10th 12th ग्रेजुएशन। तो अब बच्चा नौकरी के हिसाब से नहीं आएगा, अब फिक्स एक कैलेंडर के हिसाब से आएगा। या राइट। पता है कि जून में सीईटी होने वाला है। अगर नौकरी चाहिए तो सीईटी देना पड़ेगा पहले, मेंस बाद में होगा, पहले सीईटी होगा। तो पहले काम करो, सीईटी निकाल लो, सीईटी की तैयारी कर लो, उसके बाद जब मेंस आएगा तो फिर मेंस का देख लेंगे। तो अभी क्या हो जाएगा ना, ऑफलाइन कोचिंग काफी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी इस वजह से, क्योंकि राइट उनको राइट। उनको फॉर्म का, वैकेंसी का, इन सब चीजों की इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो कोई भी काउंसलिंग के लिए बच्चा आएगा, उसको बता सकेंगे कि सीईटी 1 जो मतलब हाँ, CT1 बिल्कुल बिल्कुल। 2021 का सीईटी 1 का बैच शुरू हो चुका है, आप ज्वाइन कर लीजिए। फिर सीईटी 2 का आ जाएगा, फिर 2022 का आ जाएगा, तो चीजें ऐसे चलेंगी। तो ऑफलाइन कोचिंग काफी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। एंड नो डाउट ऑफलाइन जो टीचर्स हैं, आप उनको ये कह सकते हैं, बिल्कुल खुले तौर पे कह सकते हैं, दे आर कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड राइट नाउ। हम्म। कोई किसी का मतलब जो भी उसके काम धंधे और है, फैमिली बिजनेस है, वो उसमें हाथ बटा रहा होगा, वहां से 4 पैसे कमा रहा होगा। कोई किसी को ऑनलाइन मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो दे आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड एंड दे आर इन लॉस ऑल्सो। तो कर रहे हैं, उम्मीद है सबको, इंतजार। बिल्कुल, ये जरूरी है कि हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि थोड़ा चीजें जल्दी सुधार हो, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे किसी चीज का बिहेवियर शिफ्ट धीरे धीरे होता है, वो सही है। आदमी एडजस्ट करता है, अपग्रेड करता है। एकाएक होने से सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि क्या चल रहा है। एक सवाल सर मेरा और भी है कि जैसे आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है और देन फिर आपने टीचिंग करी, अ, फिर आई विल से कि जो पीरियड आपका पढ़ाई जब आपने शुरू करी थी, पढ़ाना शुरू किया होगा, दैट वाज द पीक ऑफ ऑफलाइन कोचिंग। यस सर। काइंड ऑफ मल्टीपल इंस्टीट्यूट नहीं थे, एक इंस्टीट्यूट का डोमिनेंस था। तो आपने वो फेज भी देखा एज ए टीचर, और आप अब ये फेज भी देख रहे हो जहां पर इतने सारे इनोवेशंस भी हैं, ऑनलाइन प्लेयर्स आ गए हैं। अ, मतलब चीजें स्कैटर्ड हो गई हैं नाउ, और डायनेमिक्स लगातार बदल रही है। मतलब मैं थोड़ा सा स्टार्टअप वर्ड से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं लोगों के बीच में उठता बैठता रहता हूँ। चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। मतलब अब अ, आप एक साल बाद एक नई पिक्चर देख सकते हो कि कुछ नया होने वाला है। तो यहाँ पर जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, एक जो पहले हुआ करती, मुझे लगता था उस टाइम पे जो डिसीजन होता है कि चलो मैं ये नौकरी छोड़ देता हूँ, वो आसान इसलिए होता था बिकॉज देयर वाज गुड सोर्स ऑफ अर्निंग एंड देयर वाज ए कांस्टेंट नीड। हमें पता था कि कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत सेफ कैरियर है। तो उस सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना चेंज आया है टीचर्स के दिमाग में? एंड डू यू एवर रिग्रेट कि आपने वो गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ी, काइंड ऑफ? नहीं सर, मैं भी आपको अपना एक एक्सपीरियंस दूंगा, क्योंकि मैंने भी एक सरकारी नौकरी छोड़ी है। और सो आई जस्ट वांट योर पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट। मैं सर, मैंने आज तक कभी रिग्रेट नहीं किया सर उस डिसीजन पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो, हम्म। क्योंकि सर उस हम्म। जॉब को छोड़ के और टीचिंग में आके पिछले 6 साल हो गए हैं। मैं तो ये कहूंगा कि ये 6 साल मेरी लाइफ के गोल्डन पीरियड्स हैं, किसी भी तरीके से मान लीजिए, चाहे फाइनेंशियली मान लीजिए, चाहे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के तौर पे मान लीजिए, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के तौर पे मान लीजिए कि एक इंसान 2013 में क्या था, मतलब मैं अपने आप को कंसिडर कर रहा हूँ, और आज मैं 2020 में क्या हूँ, क्या मैं सोच सकता हूँ, क्या मैं डिसीजन ले सकता हूँ आज। तो मैं तो बिल्कुल रिग्रेट नहीं करता सर इस चीज को। और वो होता तो वो भी बहुत अच्छा होता, आज है वो भी बहुत अच्छा है, मन हम्म। का है, ठीक है, तो सब ठीक है। और जहां तक सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात है सर, तो आज अगर मेरा कोई स्टूडेंट मुझे ये बोलेगा
कि ये जॉब है और मैं इसको छोड़ रहा हूँ और मैं टीचर बनूंगा, तो सर मैं तो नहीं छोड़ने दूंगा उसे। राइट। मैं तो अपनी तरफ से नहीं छोड़ने दूंगा, बाकी फिर उसकी मर्जी, लाइफ उसकी। अगर वो मुझ पे छोड़ेगा डिसीजन कि आप बताइए, जो आप बोलेंगे मैं वो कर लूंगा, तो मैं बोलूंगा चुपचाप जाओ, ज्वाइन करो और नौकरी करो चुपचाप, ठीक है। क्योंकि सर इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी काइंड ऑफ हो गई है यस आज, यस बिल्कुल। तो उससे पार पाना, उससे जूझ पाना सबके बस की बात नहीं है सर, ये बात सच है। मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। बहुत बिल्कुल सारी बिल्कुल। चीजों से लड़ना पड़ता है सर, बहुत सारी चीजों से लड़ना पड़ता है। सोशल मीडिया इतने बड़े स्केल पे फैल गया है। अब मैं यहाँ पर एक और पॉइंट को ना इन्वॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि सर आप एज वहां पे जो बैठे हैं ना, आप सिर्फ एक सीनियर टीचर के तौर पे बैठे हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पे बैठा हूँ ना, मैं अपने टीचर वाले पोजीशन को छोड़ के मैं एक एस्पिरेंट के तौर पे भी यहाँ बैठ सकता हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया मैं तो 2013-14 वाला सुशील बोल रहा हूँ, मैं बोल ही नहीं रहा आज वाला। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बोलना चाहूंगा जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, कि आप ये मत सोचिएगा कि मैं एज ए टीचर के तौर पे किसी चीज को डिफेंड कर रहा हूँ या टीचर के तौर पे बोल रहा हूँ। मैंने सर 2013 में ऑफलाइन कोचिंग में, जहां पे 10,000 रुपए रहने का भी खर्चा था, किताबों का अलग खर्चा था, कोई हमारे पास यूट्यूब का संसाधन नहीं था। ये वो दौर था जब 500 MB का रिचार्ज 151 रुपए में होता था एयरटेल में, मुझे अच्छे से याद है। 2 बार फेसबुक चलाते थे, 5 MB उड़ जाता था, ठीक है, चलाते ही नहीं थे। 15 रुपए 20 रुपए देके कैफे पे जाते थे, आधा आधा घंटा नेट चला के आते थे, मुझे याद है। फॉर्म भरते थे, ठीक है, 30 रुपए कैफे पे लेके 1 घंटे के लिए, और कैफे वाले से पेमेंट करवाते थे, वो 20 रुपए 30 रुपए एक्स्ट्रा लेता था 100 रुपए के ऊपर, ये सारी चीजें होती थी। तो सर मैंने आज तक कभी ना अपनी कोचिंग को और अपनी अपनी उस चीज को ना इस नजर से नहीं देखा कि अरे 13,000 रुपए फीस ले ली, बताओ इन्होंने इन्होंने ये नहीं करवाया, इन्होंने वो नहीं करवाया। अब ऐसा तो नहीं रहा होगा सर कि मेरा बैच परफेक्ट रहा होगा, उसमें भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए होंगे। एक इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत बड़े टीचर हैं मुखर्जी नगर के, वो उस टाइम पे पैरामाउंट में पढ़ाया करते थे और वो हमारे बैच में थे, और बीच में वो छोड़ के चले गए। मतलब छोड़ के क्या चले गए, उनका डिस्प्यूट हो गया था तो उनको जाना पड़ गया था। एंड ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन, ठीक है। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को उनका नाम पता भी है, क्योंकि मैं क्लास में बताया करता हूँ अक्सर उनका नाम। तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ अप्स एंड डाउन नहीं आए थे, प्रॉब्लम्स नहीं आई थी चीजों को लेके, लेकिन सर हमने आज तक कभी ना, नेवर, मैंने तो कभी ऐसा नहीं बोला अपने मुंह से कि अरे फीस ले रखी है, ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, मतलब नेवर, आई नेवर सेड दैट दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सर यहाँ पर मेरा ये भी मानना है कहीं ना कहीं कि जब मैं ऑनलाइन एजुकेशन को देखता हूँ तो कहीं ना कहीं अभी जो एक बच्चों का भी एटीट्यूड है, बिकॉज अब वो अमेजन से परचेज कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट से चीजें खरीद रहे हैं, तो जो एक सर्विस डिलीवरी और क्वालिटी और जो सर्विस एक्सपीरियंस है उसका स्टैंडर्ड भी बहुत ऊंचा हो चुका है। राइट। वो मतलब दे ट्राई टू मैच इट कि चलो वहां अगर मुझे अमेजन में इशू आया लेट से, तो वहां पर तो हमारा काम तुरंत हो जाता है कि वो रिफंड कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। और दूसरा सर प्रॉब्लम क्या है मुझे जो महसूस होता है वो ये होता है कि यहाँ पर एक डिजिटल रिलेशनशिप है, फिजिकल रिलेशनशिप्स आर मोर स्ट्रॉन्गर इन ए वे कि वहां पर वो एक दूसरे को देखते हैं, सामने बातें हो रही हैं। ऑनलाइन में वो रिलेशनशिप का लेवल, वो ट्रस्ट डेफिसिट है अभी लोगों के अंदर। इंटरनेट को मुझे लेके लगता है कि थोड़ा सा वो ट्रस्ट डेफिसिट लोगों के अंदर रहता है, तो थोड़ा सा है। और एक मैं यही कहूंगा कि सारी ऑनलाइन कंपनियां अभी बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि अभी सर जो चीजें पहले हजारों में हुआ करती थी वो 2000 और 1500 में अवेलेबल हैं। सो ये अच्छा है, एक अल्टरनेट एक्सेस मीडियम भी जनरेट हुआ है। बट मेरी सर दिली तमन्ना है, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि दो मैं ऑनलाइन ही काम कर रहा हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ, मुझे ये बार बार मुझे लगता है, मुझे याद है कि जब सर कोविड आया तो somebody कॉल्ड मी और उन्होंने यही बोला कि अब तो तुम्हारे मजे आ जाएंगे ऑनलाइन के। तो मैंने कहा मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि इतना वाइड लेवल पे एम्प्लॉय मैं भी वहां हो सकता था सर, सिंपल सी बात है। इट्स ए मैटर ऑफ चॉइस कि मैं ऑनलाइन में हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि एक पैंडेमिक में मैं खुशी मनाऊंगा। नहीं तो नहीं मैंने कहा मुझे इस बात की बिल्कुल खुशी नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज लॉकडाउन जो किया गया है उसी में सही हो जाए। कोविड वोविड जो भी है, ये चीजें बढ़ेंगी आगे तो वाइड स्केल इश्यूज आएंगे, और जो मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत जरूरी है सर कि इतने लोगों का एम्प्लॉयमेंट एक साथ जाने का मतलब इतनी सारी फैमिलियों का एक साथ वो बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर है हमारे कोचिंग का भी, और एकाएक खत्म नहीं होना चाहिए चीज। राइट राइट। तो सर टीचिंग को लेके मेरा भी एक पॉइंट है कि मैं सर टीचिंग से जब जुड़ा पहली बार, सो
मेरा मन था मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था, मैं टीचर की फैमिली से ही आता हूँ, बट सारे लोग सरकारी टीचर हैं। अच्छा। तो वहाँ प्राइवेट टीचिंग का इतना क्रेज नहीं है, बट हाँ, ये था कि सरकारी टीचर बनो, यही हमारी फैमिली वालों ने मुझसे बोला था। बट मुझे कुछ लोगों ने गाइड किया कि ये पढ़ने में अच्छा है, इसको इंजीनियरिंग कराओ, तो मैंने इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग के दौरान ही सर मेरा थोड़ा एप्टीट्यूड में काफ़ी इंटरेस्ट था मैथ वैथ में, तो मैं कुछ कोचिंग से टाई अप करके पढ़ाता-वढ़ाता भी था, एमबीए एग्ज़ाम्स के लिए ऐसे ही। तो वहाँ से सर मेरी टीचिंग शुरू हुई और मुझे टीचिंग में मज़ा आने लगा। मतलब पहली बार ऐसा लगा कि ये काम करके मुझे मज़ा आ रहा है। तो पहली बार मैंने फैमिली वालों से बात करी, मैंने कहा कि मैं क्या परमानेंट टीचर बन जाऊँ? तो सबने उस आइडिया को भी रिजेक्ट कर दिया और मुझे भी उसमें इतना दम लगा नहीं। मतलब मैं अपना स्टेबल करियर नहीं देख पा रहा था टीचिंग में, उस टाइम पे। मैं हुँ, अपनी जॉब में चला गया, घूम फिर के मुझे वही चीज़ सता रही थी कि एक काम मैंने किया है जिसमें मेरा मन लगता है, शायद वो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। और फिर सर मैं बीएसएनएल में था, जॉब थी मेरी, उसको मैं छोड़ के आया। मैंने सर यूपीएससी भी दिया है और बहुत सिंसियर तैयारी नहीं थी मेरी, क्योंकि मैं उस समय ये सब पूरा प्लान करके, मतलब घर वालों से मैंने बोल दिया था कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, ताकि मुझे टाइम मिल जाए कुछ सेटअप करने का। क्योंकि इंडियन पेरेंट्स को आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप कुछ एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। बहुत मुश्किल है तो सर। वो फेज़ था जब मैंने टाइम लिया, वो एक झूठ बोल के सबसे ड्रामा करके मैंने टाइम लिया समझने के लिए कि क्या मैं कर सकता हूँ जिसका थोड़ा इम्पैक्ट बड़ा हो। और उस समय मुझे ऑनलाइन एजुकेशन समझ में आया और फिर इसको सर मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने यूपीएससी का भी अटेम्प्ट दिया है। मेरा कम प्रिपरेशन के साथ भी मतलब अच्छे मार्क्स थे। इंटरव्यू कॉल से शायद 32 नंबर कम थे मेरे, और मैंने कुछ खास पढ़ाई नहीं करी थी, तो मेरा जो ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस, उसमें मेरे 32 नंबर आए थे केवल पेपर 1 में। बट फिर भी मेरे इंटरव्यू कॉल से 32 नंबर ही कम थे। तो उस समय एक ऐसा मोमेंट था जब लाइफ में मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हुआ था, क्योंकि जब मार्क्स आए अ, फाइनल रिजल्ट के बाद सर नंबर आते हैं इसके, 1 साल बाद लगभग समझ लो। हुँ, तो मार्क्स जब आए तो वो मोमेंट ऐसा था जब फैमिली नाराज़ हुई मेरी, क्योंकि उनको ये लगा कि थोड़ा-सा पढ़ के निकाला जा सकता है एग्ज़ाम। और मैंने उस समय ये बोला, सबको बोला, मैंने कहा कि जिस काम में मुझे मज़ा आ रहा है उसको चेंज करने की क्या ज़रूरत है? सिंपल। तो मैंने कहा मैं इतना पैशनेट नहीं हूँ यूपीएससी और आईएएस को लेके, मुझे मुझे इस काम में मज़ा आ रहा है, तो मुझे लग रहा है अगर मुझे मज़ा आ रहा है तो मैं क्यों चेंज करूँ इसको? मैं इसमें करियर बिल्ड करूँगा। और वो सर था एक डिसीज़न जो टर्निंग पॉइंट था कि मैं इस चीज़ को मैं कैरी ऑन करके लेके गया आगे। और घर वाले थोड़ा दिन नाराज़ भी रहे इस चीज़ को लेके, ठीक है। बट धीरे-धीरे करके वो भी समझ गए कि ये इसको ये काम पसंद है, तो वही करेगा। और मैं भी सर रिग्रेट नहीं करता हूँ कभी, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि हमेशा दिन अच्छे रहें। एस्टैब्लिश होने में टाइम लगा, क्योंकि मैं सर किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गया कभी भी। कैट वेट के लिए थोड़ा बहुत पढ़ाया था मैंने, देन मैं खुद से ही ट्राई कर रहा था कि इसको थोड़ा-सा एक्सप्लोर करते हैं, खुद से ही करते हैं। तो समय लगा सर बहुत, मतलब जेस्टेशन पीरियड लंबा था, मैंने टाइम लिया अपना। बट मैं कभी मुझे ये नहीं लगा अंदर से कि मैंने जो डिसीज़न लिया वो गलत किया। मेरे सारे दोस्त थे, वो बहुत अच्छे कॉलेजेस में, मेरी सर कैट में बहुत अच्छी परसेंटाइल थी, मैं कहीं से भी एमबीए कर सकता था। सब कुछ छोड़-छाड़ के मैं ये था, एक धुन में था कि मेरे को एजुकेशन में ही कुछ करना है। और वो चैलेंजिंग फेज़ था काफ़ी, मतलब काफ़ी चैलेंजेस रहे, बट अंदर से ये लगता है जब कोई चीज़ आप खुद के लिए चुनते हो, तो सर वहाँ सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ा होता है। और वो अकाउंटेबिलिटी जो आपकी होती है कि ये डिसीजन आपने लिया है क्योंकि ये आपको चीज़ पसंद थी और आपने बड़ी-बड़ी चीज़ें छोड़ दी। आपने जैसे एक सरकारी नौकरी छोड़ दी, जिसके लिए लाखों लोगों का ड्रीम है वो। तो वो जो सेंस ऑफ, एक कहते हैं ना कि हमने ज़िंदगी में पहली बार अपने लिए कोई फैसला लिया है, ठीक है? तो वो हम गलत तो नहीं होने देंगे। और वही एक था कि मैं आज भी बैठ के जब लोग बात करते हैं, कभी बात होती है तो अ, मतलब आज तो ख़ैर कोई नहीं बोलता है, आज सबको लगता है कि मैंने सही किया जो किया। बट देयर वर वहाँ पर ऐसे फेजेज़ थे जहाँ पर लोगों को लगता था कि मैंने गलत डिसीज़न लिया है। बट मेरे को कभी नहीं लगा सर, लिटरली कभी नहीं लगा कि मैंने कोई गलत डिसीज़न लिया है। जो मन था वो मैंने किया और उसका एक अपना अपना मज़ा है, मैं कहूँगा लाइफ़ में। तो ये चीज़ है। और एस्पिरेंट को सर मैं यही बोलना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं। मुझे जो थोड़ा-सा सर बुरा लगता है वो ये लगता है कि जो एस्पिरेंट है वो जब अपनी ताकतों को नहीं आँकते हैं। सर मैं भी गाँव से आता हूँ, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि शायद कॉलेज में हमारे अच्छे स्कूल नहीं थे, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, कुछ नहीं था, ठीक है? बट थोड़ा-सा सीखने की चाहत थी और उसी वजह से शायद वहाँ से मैं निकल गया।
पर मैं आज देखता हूँ बच्चों को सर ऑनलाइन में उनको सब कुछ मिल रहा है। अगर किसी के पास लेट्स से पेड कोर्स लेने का पैसा नहीं है, तो फ्री में कितना कंटेंट सर अवेलेबल है यूट्यूब पर, बिल्कुल राइट? अवेलेबल। तो रास्ता बनाना चाहेंगे तो रास्ते बनेंगे, लेकिन मैं कई बार ऐसा देखता हूँ कि एक डिसमिसिव एटीट्यूड है बच्चों का, कि उनके पास एक एक्सक्यूज है कि मेरा इसलिए नहीं होगा। जैसे आज के डेट में एक एक्सक्यूज मिल गया लोगों को, इंजीनियर्स का ही होता है। ठीक है? सर आज मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू लिया है, आपके हिसार का बच्चा है सर, वो इंटर में 3 बार फेल हुआ है, अच्छा। ठीक है? और अभी उसने मेंस में 15 नवंबर वाले पेपर में 187.5 नंबर फोड़े हैं मैथ में, और वो इंटर में 3 बार फेल है, ग्रेजुएशन में 1 साल फेल है। तो मैं वही कह रहा हूँ, और पहला अटेम्प्ट था। तो जो करेज होता है इंसान का, जो एक विश्वास होता है कि मैं ये करूँगा या कर सकता हूँ, वो मुझे थोड़ा कहीं न कहीं मिसिंग दिखता है लोगों के अंदर। मुझे लगता है देश का युवा अगर इस तरह से एटीट्यूड रखेगा तो वो सही नहीं है। आपका सर क्या मैसेज है आज के एस्पिरेंट को? क्योंकि आप वो फेज़ भी आपने देखा है, ये फेज़ भी देख रहे हो जब आप पढ़ा रहे हो। सो आपका क्या मत है इसमें? सर मैं ना यहाँ पे एक छोटी-सी बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा सबसे पहले तो, हुँ, कि हुँ, मेरे मैथ्स के टीचर कौन हुए मैंने तो बता ही दिया। सबसे पहले हुँ, राकेश यादव सर। तो एक टाइम ऐसा भी आया सर जब हम राकेश यादव सर और मैं पैरामाउंट में सेम फैकल्टी रूम शेयर करते थे मुखर्जी नगर में सर, ठीक है? हुँ, मैं सभी टीचर्स के साथ हाथ मिलाता था सर, लेकिन मैंने आज तक राकेश यादव सर के साथ कभी हाथ नहीं मिलाया सर, नेवर। मैं हुँ, हमेशा उनके पैर हुँ, छूता था सर, ठीक है? तो क्या मतलब राकेश यादव सर जो मतलब एक एज़ अ पर्सन होंगे, एक निज मतलब उनकी पर्सनल लाइफ़ होगी, क्या उसमें अप्स एंड डाउन नहीं होंगे? क्या उनमें कमियाँ नहीं होंगी? परफेक्ट कोई नहीं होता, ठीक है? उनमें भी होंगी, लेकिन मेरे लिए तो वो टीचर है ना, उन्होंने मुझे मैथ पढ़ाया, ठीक है? अलजेब्रा हुँ, में अगर हुँ, 10 आइडेंटिटी थी, उन्होंने मुझे 9 पढ़ाई, अगर इफ उन्होंने मुझे 9 पढ़ाई, तो मुझे 9 के लिए शुक्रगुज़ार होना चाहिए, ना कि 1 के लिए उनका उनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए कि अरे देखो यार, 1 ये हुँ, छूट गई। हुँ, मैं हमेशा से यही सोचता हूँ सर, कि जैसे मेरे जो मैंने पहला पेपर दिया था सीपीओ 2014, तो उसमें 48 या 47 मार्क्स आए थे मैथ में, 3 नंबर नहीं भी तो आए। तो अब यहाँ पे 2 तरह के एटीट्यूड हो सकते थे, या तो मैं ये बोलता अरे यार, इसका मतलब मैथ्स के टीचर ने कहीं ना कहीं तो कमी छोड़ ही दी होगी, देखो 3 नंबर कट गए। या मैं ये कहता अरे भाई क्या हुँ, हुँ, कमाल मैथ्स पढ़ाया यार, देखो 47 मार्क्स आ गए मेरे। तो सर वो गिलास आधा भरा और आधा खाली दोनों तरीके की बातें हैं सर, ठीक है? मैं बस ये कहूँगा सर कि आज का जो सोशल मीडिया है और जो युवा के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और जो इंटरनेट है मुफ़्त का, ठीक है सर? उसने उनको ना फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक प्लेटफ़ॉर्म दे दिया है सर। और वो फ्रस्ट्रेशन निकालने का प्लेटफ़ॉर्म है कमेंट सेक्शन। हुँ, कमेंट हुँ। सेक्शन, आपके इनबॉक्स इनबॉक्स में तो बहुत कम आते होंगे सर। इनबॉक्स में तो एक आध आता होगा, हाँ, हुँ, रेयरली। हुँ, कमेंट सेक्शन में ज़्यादा आते होंगे। तो सर हमारे ना यहाँ पे एक प्रवृत्ति होती है कि बचपन में अगर दूध गिर जाए तो उसे साफ बाद में करो, पहले ये सोचो कि ठीकरा किस पे फोड़ना है, ये गिरा किसकी वजह से, फैला किसी, जब हुँ, मम्मी आएगी और पीटेगी तो किसको मतलब आगे करना है और अपने आप को कैसे बचाना है। तो होता क्या है सर, देखिए 10 लाख बच्चे पेपर देने जाते हैं, 10,000 नौकरियां होती हैं। हमने तो नहीं बनाया ये सिस्टम, इतनी मतलब जो भी है पॉपुलेशन का रेशियो जॉब्स का, वो हमारी वजह से तो नहीं है। वी आर जस्ट अ टीचर, ठीक है सर। हुँ, हुँ, तो 10 लाख में से अगर 1 लाख बच्चा कोचिंग ले रहा है तो वो 1 लाख बट के उस रेमो सर के पास, अभिनय सर के पास, कुछ हमारे पास, ऐसे ऐसे बट जाएगा। हुँ, अब हुँ, डिजिटल डिजिटल मीडिया ने मतलब नेट ने सबको जोड़ दिया है। रेमो सर के पास भी जाएगा, अभिनय सर के पास भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, वहां भी जाएगा, हर जगह जाएगा। अच्छी बात है, जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो ओपिनियन बनाने लग जाता है, उसके अंदर ये कमी, उसके अंदर ये खूबी, यहाँ ये अच्छा, वहां ये बुरा, ऐसा जब ये ऐसी चीजें वो करने लग जाता है ना, वो बहुत गलत एटीट्यूड है, मैं तो ये मानता हूँ सर, ठीक है? और सर मोस्टली जो 99% जो 90% जो है जिनका सिलेक्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता है, हम नहीं चाहेंगे किसी किसी का ना हो, हम तो चाहेंगे सबका सिलेक्शन हो, सबको नौकरी मिले, सबके ड्रीम्स पूरे हो, सब अपनी फैमिली में योगदान करें, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं, हम क्यों किसी का वो चाहेंगे सर? तो वो पता नहीं क्यों किस बात की फ्रस्ट्रेशन कमेंट सेक्शन में कहीं कहीं इधर उधर निकालते हैं। मैं तो सर देखो ऑनलाइन का बहुत थोड़े टाइम का टीचर हूँ, और मैं यूट्यूब पे अपीयरेंस है, आप देखेंगे तो लास्ट वीडियो पता नहीं कब अपलोड किया रहा होगा। तो मेरा तो कोई ऐसा होता नहीं है, बट मैं देखता हूँ अक्सर, बहुत बार होता है। और इतनी कम फीस सर, 1100 रुपए फीस, 1200 रुपए फीस, उसके बावजूद अगर आप इस तरीके के कमेंटबाजी करते हैं कहीं भी, कोई किसी के भी प्लेटफॉर्म पे, तो ये बहुत गलत है। मतलब मैं तो ये सोचता हूँ सर हुँ, कि भैया चलो ठीक है, कोई बात नहीं,
कोई कमियां अगर आपको कहीं पे लग रही हैं तो आप कहीं ऐसी जगह चले जाइए जहां पे आपकी वो कमियां ओवरकम हो। आप अपनी कमियों पे ध्यान दीजिए, आप उनको ठीक करिए। आप किसी और में कमियां बता बता के कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास, अरे वो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, वो ठीक ठाक कर रहे हैं। मतलब जब तुम ही देख पा रहे हो उसे अपने मोबाइल फोन पे, इसका मतलब कुछ तो होगा, मतलब वो उनका दाल रोटी चल रहा है। तुम्हें अपने दाल रोटी की चिंता करनी है। वो अगर x+1/x² भी सिखा रहा है ना, वो भी तुम्हारे दाल रोटी के लक्ष्य के पहुंचने में 1 नंबर का 2 नंबर का योगदान दे सकता है तुम्हारे लिए। तो उसको लो, ग्रहण करो, नोट्स बनाओ, पढ़ो अपना शांति से, और अपना जॉब लो, और अपने लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें करो, है ना। तो मेरा मेरा तो यही मानना है सर कि जो आज के यूथ हैं, जो भी थोड़ा बहुत इस तरीके के जो कमेंटबाजी करते हैं, चीजों में कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो बहुत गलत एटीट्यूड है। कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए, ठीक है। अपने अंदर ढूंढो और अपनी कमियों को ठीक करो, और जो भी अच्छा जहां से मिल रहा है उसको ग्रैब करके और आगे बढ़ते रहो। और बिल्कुल आपने सही कहा सर, यूट्यूब पे इतना कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, इतना सारा कंटेंट प्रोवाइडेड है। अरे आप फीस भरिए ही मत, आप कोई बैच ही ज्वाइन मत करिए। हम तो मतलब मैं तो यहाँ पे खुद बोल रहा हूँ, आप कोई बैच मत ज्वाइन करिए। आप यूट्यूब से पढ़ डालिए ना सारा, और आप सिलेक्शन लीजिए, और खुद मैं बोल रहा हूँ, रेमो सर खुद उस बच्चे का इंटरव्यू लेंगे बैठा के, और खुद सबको बताएंगे कि देखो इसने कहीं कोई पेड कोर्स नहीं लिया, और बिल्कुल देखो बिल्कुल बिल्कुल। सिलेक्शन ले लिया। ऐसे एग्जांपल्स को तो खुद रेमो सर अपने प्लेटफॉर्म पे खुद लाके इंटरव्यू दिलवाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि हम उसको अंडरमाइन करेंगे, अरे नहीं नहीं कहीं तो ना ना कहीं का, बिल्कुल नहीं। क्यों करेंगे हम तो बोलेंगे ना, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन सर बस ठीक है, चीजें ऐसी चलती रहती हैं, ठीक है। तो इग्नोर ही कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं है सर। और मैं अक्सर देखता हूँ सर, और जितना हो सकता है, कोई 2 बच्चे हैं, कोई 3 बच्चे हैं, कहीं भी किसी तरीके की गलत कमेंटबाजी कर रहे हैं, अगर पर्सनली भी इनबॉक्स में जाके उसको समझाने की हो सकती है, मैं तो समझा देता हूँ सर कि अरे चलो एक बार अगर थोड़ा घुस जाएगा तो एक थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो उसमें दिक्कत क्या है। करते हैं सर, बाकी ठीक है, ऐसे ही चलता राइट। रहेगा सर। बिल्कुल सुनील सर, आपकी हॉबीज क्या है? मतलब चलो पढ़ाना तो एक है ही है जो आपको मजा आता है, बट क्या हॉबीज है? मतलब पढ़ाने के अलावा क्या करना आप पसंद करते हैं? सिर्फ एक ही है सर, वेब सीरीज देखना। अरे ग्रेट। बढ़िया बढ़िया, लॉकडाउन ने मौका भी खूब दिया होगा सर। वो मौका भी दिया, लेकिन मैं तो पहले से ही सर, मतलब बीटेक टाइम से ही, मतलब आप ये मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी आइकॉनिक सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स, ठीक है, उसको दुनिया अच्छा, देखती मैंने आज आपका स्टेटस देखा, उसमें 2-3 तो मुझे मीम उसके मिल गए ना, मीम था या जो भी था गेम ऑफ थ्रोन्स का। यस यस, गुड। लोग आज देखते हैं। मतलब मैं 2011 में जब उसका फर्स्ट एपिसोड एयर हुआ था एचबीओ पे अमेरिका में, तो मेरा एक दोस्त होता था, वो इन चीजों में रहता था, टोरेंट वोरेंट से सब डाउनलोड करके दे देता था। तो मैं तब से देखता आ रहा हूँ। तो मेरा सर पढ़ाने के अलावा मेरी सबसे बड़ी हॉबी है सिनेमा, एक मेरा शौक है, और दूसरा है किताबें। और किताबें, हिस्ट्री, मतलब मैथ्स के बाद मेरा सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। मुझे इतिहास में जाना बहुत अच्छा लगता है, 1947 में या हम्म। 58 में या 1600 तभी ईस्वी। तभी आपको डेट इतनी याद रहती है क्रोनोलॉजी के हिसाब से। यस यस। आप एक अच्छे हिस्टोरियन बन सकते हैं सर। हाँ मतलब टीचर तो है ही सर, तो कल को अगर कुछ भी पढ़ाना पड़े, किसी को कुछ भी बताना पड़े, तो एक्सप्लेन तो कर ही सकते हैं चीजों को। तो 2 हॉबीज के रूप में हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, एक तो मूवीज और वेब सीरीज देखना, और एक हिस्टोरिकल चीजों को समझना पढ़ना। जैसे आगरा चले गए, आगरा जाने का बड़ा शौक है। मेरा गाँव भी उधर ही है सर, मतलब यूपी में है मेरा गाँव। तो अच्छा, मैं लेकिन, हाँ कहाँ मैं पर यूपी में लेकिन सर? यूपी में अलीगढ़ में। अच्छा। तो जी सर। तो लेकिन मेरा मतलब जैसे जन्म वहां हुआ था, लेकिन जन्म होने के कुछ ही दिनों के अंदर अंदर, मतलब महीने भी नहीं, दिनों के अंदर अंदर मैं हिसार आ गया था। और नर्सरी से लेके हमेशा तक की पूरी स्कूलिंग, कॉलेज वॉलेज, कुछ टाइम गुड़गांव में रहा, कुछ टाइम दिल्ली में रहा, लेकिन सब कुछ हरियाणा का ही है। तो मैं तो हरियाणा से ही मानता हूँ अपने आप को, और मैं हूँ भी हरियाणा का ही, मैं तो ऐसा बोल हम्म हमेशा से। तो हम्म। आगरा चले जाना, वहाँ के मोन्यूमेंट्स को देखना, जयपुर चले जाना, उनमें थोड़ा इंटरेस्ट है काफी। तो वेब सीरीज और हिस्टोरिकल चीजों को एक्सप्लोर करना, ये 2 चीजें बोल सकते हैं कि हॉबीज में सबसे मेन है। तीसरा टीचिंग तो है ही चलिए सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सर आप मैं सबसे ये सवाल पूछता हूँ कि आगे आपका 5 सालों के बाद हम आपको कहाँ देखेंगे? क्या प्लान है आपके? 5 साल के गोल्स क्या हैं? 5 साल के गोल्स, मैं टीचर ही रहना चाहूंगा सर। मैं हम्म। पांचवें, मतलब आज से 5 साल बाद भी मैं कहीं पे एस्पिरेंट्स को मैथ ही पढ़ाते हुए अपने आप को देखना चाहूंगा। सिखा रहे हैं। वेरी बहुत सिंपल, बढ़िया बहुत बढ़िया सर। वेरी सिंपल। मतलब मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे
कुछ और ऐसा नहीं करना है। अगर मैं कुछ मान लीजिए कुछ और करता भी हूँ अपनी लाइफ में, तब भी उसके अंदर मैं इतना एडजस्ट जरूर करूंगा कि चाहे 1 घंटा डेली मैं ऑनलाइन क्लास लूं, कहीं पे भी रात को या सुबह। जैसे कल को हो सकता है मैं आपके पास ही आ जाऊं बोलने के लिए कि सर हाँ, एक हाँ, घंटा बढ़िया रस। तो टीचर तो रहूंगा। तो मैं तो सर टीचर ही बोलूंगा अपने आप को कि मैं तो टीचर ही रहूंगा 5 साल बाद भी सर। नहीं, वो सब दिख भी रहा है आपके अंदर का जो एक सेटिस्फैक्शन है, या फिर जो एक खुशी है अध्यापक होने की, वो पता चल रही है मुझे, वो पैशन मालूम चलता है। ठीक है। सो मैं बार बार ये बोलता हूँ कि टीचर भी दो तरह के होते हैं। एक वो टीचर होते हैं जो मजबूरी में टीचर बन जाते हैं, लेकिन फिर उनको पता चलता है कि उनका पैशन नहीं है। एक होते हैं जो मजबूरी में टीचर बनते हैं और फिर उनको पता चलता है कि टीचिंग ही उनका पैशन है। और एक होता है जो विलिंगली टीचर बने रहना चाहते हैं। तो ये जो थर्ड वैरायटी है, मुझे लगता है जैसे आपने जॉब छोड़ दी, मैंने जॉब छोड़ दी, एंड देन और मैंने तो जिस स्टेज में छोड़ा उस समय मुझे क्लियर भी नहीं था कि मैं टीचर बन भी पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। बस दिमाग में था कि पढ़ाने का शौक है, देखते हैं कुछ करेंगे। तो ये होता है सर कि वो फिर लॉन्ग लास्टिंग, अगर आप अपने पैशन को ही अपना काम बनाते हैं तो बर्न नहीं होता है आदमी। आदमी चलता जाता है कि हाँ चलो, इससे मजा आ रहा है करने में। राइट, राइट। चलिए सर, बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ जानने को बस मिला। और बोलिए बोलिए सर। हाँ, एक लास्ट अब खत्म होने वाले नोट पे मैं हाँ, बता हाँ, हाँ, हाँ। जो कि वो बहुत सुनना चाहते हैं। हर कोई बोलता है लेकिन सबके मुंह से वो बात ये सुनना चाहते हैं, काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, वो क्या करें, उनका ये नहीं हो पा रहा या वो नहीं हो पा रहा। ठीक है। तो मैं ऑफलाइन, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी बहुत लंबा पढ़ाया, तो हमारे तो आमने सामने आके खड़ा हो जाता बच्चा, और बहुत ऐसे मतलब बहुत ही ऐसा फेस होता है उसका बिल्कुल। और उसकी भी उसमें कोई कमी नहीं है। वो पूरे मतलब समाज ने उसको, रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने, सबने इतना दुत्कार दिया है कि वो उसको एक उम्मीद की किरण नजर आती है कि अरे ये कोई रास्ता दिखाएगा तो हम उस पर चलेंगे तो क्या पता भला हो जाए। तो जैसे मैथ तो हम लोगों का फील्ड ही है। तो मैं जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप कहीं से भी पढ़ना शुरू करिए, फ्री पढ़िए, पेड पढ़िए, कुछ भी, जो आपकी मर्जी है, कुछ भी। क्लास नोट्स बनाइए। ठीक है। मैं अपना बताता हूँ सर, मैं जाता था ऑफलाइन क्लास में, मैं रफ कॉपी बना के लाता था क्लास में से। हम्म। और घर आते ही खाना वाना खाया, रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे बैठ के मैं एक फेयर कॉपी बनाता था, बिल्कुल साफ साफ उसके अंदर लिखता था, क्वेश्चन लिखता था, उसका सॉल्यूशन लिखता था। इवन टीचर ने जो बात मौखिक रूप से बोली होती थी कि ऐसे सवालों में ऐसा होता है और ऐसा इसलिए होता है, याद रखना पेपर में ऐसा आएगा, मैं उस बात को भी हूबहू लिख देता था अपनी कॉपी में। भैया क्या पता कल को भूल हम्म। जाओ, मेरे को रिस्क नहीं लेना है, अपने को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। उस टाइम पे ऐसा एटीट्यूड था, हो गया था, क्योंकि बहुत दुत्कारियां मिल रही थी इधर उधर से। तो पढ़िए अच्छे से, क्लास नोट्स बनाइए बहुत बढ़िया तरीके से, हर एक चीज जो भी ज्ञान की मिले, कहीं से भी कोई ट्रिक मिल गई, कंसेप्ट मिल गया, नया सवाल बिल्कुल। मिल गया, उसको अपने नोट्स में शामिल करते जाइए। कॉपी ऐसी रखिए जिसका कोई खत्म ही ना हो, वो मतलब बंद, एक कॉपी खत्म हुई दूसरी कॉपी जोड़ दी उसके अंदर, एलजेब्रा पार्ट 1, एलजेब्रा पार्ट 2, ऐसे करके बनाते जाइए। रेगुलर इंटरवल पे उसको रिवाइज करते जाइए। ये नहीं कि बस लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं और आगे का लिखा पीछे का सब भूल गए, ऐसा मत करिए। रेगुलर इंटरवल पे अपने क्लास नोट्स रिवाइज करते रहिए। उसके बाद अब तो और आसान हो गया है। टीसीएस ने 2018 से पेपर लेना शुरू किया है। 2018 सीजीएल प्री शायद उसका पहला पेपर रहा होगा, या कोई और रहा हो, मुझे पता नहीं है। हम्म। तो आप क्या करिए, सिर्फ 2018 के सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल, इन 3 के पेपर डाउनलोड करिए। सीजीएल में प्री और मेंस दोनों के पेपर डाउनलोड करिए। क्लास नोट्स अच्छे से पढ़िए और प्रीवियस ईयर के पेपर अच्छे से पढ़ लीजिए, सिर्फ 2 साल के, 18 और 19 वाले। आपका गारंटेड सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप अपनी स्पीड बना लेते हैं, कंसेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से चीजों को याद कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये चारों सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होगा। रीजनिंग के लिए भी अप्लाई होगा, जीएस के लिए भी अप्लाई होगा और इंग्लिश के लिए भी अप्लाई होगा। इंग्लिश में भी पूरा प्रीवियस ईयर पूछ रहा है, आप देख सकते हैं। मैथ्स में पूरा प्रीवियस ईयर पूछ रहा है, आप उठा के देखिए ना। अभी मेंस का पेपर ही उठा के देख लीजिए। चलो 18 का तो बहुत आसान है, 15-16 का उठा लीजिए। 15-16 में है क्या, मैंने पढ़ा है, अब आप रेमो सर आप नहीं पढ़ा होगा, कैलकुलेशन ही तो है, गुणा भाग जोड़ घटा ही तो है। तो गुणा भाग जोड़ घटा तो बचपन में सीख लिया था। अब एसएससी अगर अपने वाले पे आ जाएगा और उसे अगर आपको 80 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने देने, तो आप कुछ भी कर लो वो नहीं करने देगा। मतलब एक्सेप्शन केसेस को छोड़ दें तो बाकी सारे बिल्कुल, बिल्कुल। कैटेगरी में आके रुक जाएंगे। तो कैलकुलेशन का आप अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग करिए, जितना कर सकते हो उतना स्ट्रॉन्ग करिए। लेकिन भैया पेपर में जब वो दे देगा 105 गुना 105 गुना 105 गुना 105, 4 बार करो उसको, फिर नीचे 13 से डिवाइड करो, फिर 17 से गुणा करो, तो अब
करते रहिए उसको। ऐसा थोड़ी कि कोई बिल्कुल वहां बैठा है कि पहले से ही याद करके चला गया इसका ये होता, ऐसा नहीं हो सकता। तो कैलकुलेशन तो वहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर जितना हो सकता है उतना पढ़िए, सिर्फ 2 साल के 18 और 19। अब तो पहला वाला छोड़ दीजिए, पैटर्न ही चेंज हो गया पूरा, आप देखिए, ठीक है। और बिल्कुल ये बिल्कुल। आपके जो व्यूअर्स हैं उनको मैं एज ए एस्पिरेंट अपनी तरफ से बताना चाहूंगा, मैंने भी यही किया था सर। मेरे को मेरा एक और दोस्त का नाम लेना भूल गया, विजयंत, दिल्ली में एक्साइज इंस्पेक्टर है अभी, हम्म। ठीक है, विजयंत मोर है, हिसार से है। उसने मेरा बैच खत्म होने के बाद ना मुझे एक बुक रिकमेंड की थी, किरण पब्लिकेशन की आती थी, 64 सेट ग्रेजुएट, ऑल ग्रेजुएट लेवल अच्छा। 60। आज भी मेरे पास बुक रखी हुई है घर पे सर, वो 64 सेट थे। उसने मुझे ये बोला कि आप है ना 2 दिन में एक सेट करिएगा, 2 दिन एक सेट आराम आराम से, ठीक है, और उसका हम्म। फिर एनालिसिस करिएगा। सर मेरे को ना इतनी धुन चढ़ी थी उस टाइम पे पढ़ने की, मैंने एक दिन में 2 सेट किए। उसने बोला अच्छा। था 2 दिन में एक करने के लिए, मैंने एक दिन में 2 किए। मुझे याद है 64 सेट की वो किताब मैंने 1 महीने में पूरी कर दी थी, इन 1 मंथ हम्म। कंप्लीटेड इट, क्योंकि बैच खत्म हो चुका था, करने के लिए कुछ था नहीं। सुबह एक सेट लगाते थे, शाम को एक सेट लगाते थे, ऑफलाइन होता था उस टाइम पे, तो मस्त, बहुत मजा आता था। हम्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहे, कहीं इधर उधर की बुक नहीं खरीदी, कोई बुक नहीं खरीदी सर। पर्सनल राइटर की तो कोई बुक खरीदी नहीं आज तक लाइफ में, नेवर एवर, कि फलाना फलाना राइटर की है और ये खरीद लो और वो खरीद लो, ऐसा कुछ मत करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करिए, गूगल से मुफ्त में अवेलेबल है, रेमो सर के यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, क्यू मैथ पे अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। डाउनलोड करिए, आप शांति से एक कोने में बैठ के पढ़ना स्टार्ट करिए। जहां दिक्कत आती है, दुनिया भर के ग्रुप है, पोस्ट करिए, सॉल्यूशन पकड़िए और निकलिए वहां से, ठीक है। बिल्कुल फालतू बिल्कुल। फालतू की डिस्कशन में मत घुसिए। जिस टीचर से जो अच्छा मिल रहा है उसके लिए उसको शुक्रिया अदा करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। बट किसी को मतलब डिफेम मत करिए, किसी को क्रिटिसाइज मत करिए, यकीन मानिए वो आपकी पर्सनैलिटी में अंदर फिर इम्बाइब हो जाता है और वो एट द एंड बिल्कुल आपको बिल्कुल। पहुंचाता है सर, फॉरएवर। राइट राइट। सुनील सर बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और आपकी बातें सुन के बहुत मजा आया, कुछ नई चीजें सीखने को भी मिली। और उम्मीद करते हैं कोविड जल्दी खत्म हो तो हम लोग मुलाकात करते हैं फिर। यस ठीक है। सर, यस, चलिए एब्सोल्युटली। सर, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच सर, थैंक यू अलॉट, थैंक्स। थैंक यू।